आकाश में युद्ध सी 181 अध्याय 181 रेगिस्तान में कठिन प्रशिक्षण। विशाल रेगिस्तान में एक भयंकर रेतीला तूफान चल रहा था। रसायन शास्त्री के लंबे वस्त्र पहने एक युवक धीरे धीरे उस रेतीले तूफान में आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीली रेत में बने गहरे पदचिह्न पल भर में रेतीले तूफान से ढक गए, जिससे उसके आने के सारे निशान मिट गए। टैगर रेगिस्तान का वातावरण शियाओयान की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर था। तेज धूप में उसके पैरों के नीचे की पीली रेत जलते हुए छोटे धातु के टुकड़ों जैसी लग रही थी, जिससे हर बार पैर रखने पर शियाओयान का मुंह अपने आप सिकुड़ जाता था। जैसे जैसे शियाओयान धीरे धीरे चल रहा था, उसके चेहरे की ओर बहने वाली हवा अपने साथ रेत के बारीक कण ला रही थी जो उसके चेहरे से टकरा रहे थे, जिससे शियाओयान को हल्की जलन महसूस हो रही थी। दर्द के कारण शियाओयान लगातार अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की ऊर्जा की परत बन गई थी ताकि रेत के तूफान से उसका चेहरा खराब न हो जाए। रेगिस्तानी वातावरण बेहद कठोर होने के बावजूद उसमें मौजूद अग्नि ऊर्जा ने शियाओयान को बहुत प्रसन्न किया। शायद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण ही इस स्थान पर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की तुलना में कहीं अधिक अग्नि ऊर्जा पाई जाती थी। इसके अलावा यह अग्नि ऊर्जा कहीं अधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी, जो शियाओयान के लिए अपने पर्पल फ्लेम डोउची के अभ्यास के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। विशाल रेगिस्तान में केवल आधे दिन बिताने के बाद ही जियाओयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली बैंगनी ज्वाला डोउची पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और आनंदमय थी। शियाओयान धीरे धीरे कुछ 100 मीटर और चला। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने थोड़े सूखे होठों को चाटा। अपनी थैली से पानी की बोतल निकालकर उसने जल्दी जल्दी कुछ घूंट पानी पिया और फिर आह भरी। शियाओयान ने बकरे की खाल से बना नक्शा निकाला और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, इस आधे दिन में हमने नक्शे पर दिए गए रास्ते का अनुसरण नहीं किया। ऐसा इसलिए माना जा सकता है कि हमने यहाँ मुख्य सड़क को छोड़ दिया है। अब हमें आगे कहाँ जाना है? तो हम पहले पूर्वी ज्वाला प्रतीक की ओर चलेंगे, याओ लाओ ने अनायास ही कहा। ये सुनकर जियाओयान ने नक्शा उठाया और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और आह भरी। नक्शे पर पैमाने के संकेतक को देखकर लगता है कि अगर हमें पूर्वी ज्वाला के प्रतीक द्वारा दर्शाए गए क्षेत्र तक पहुंचना है तो हमें कम से कम 10 दिन और यात्रा करनी पड़ेगी। ही तो चलिए चलते हैं। इस रेगिस्तान में तो चलना भी एक तरह का प्रशिक्षण माना जा सकता है। शियाओयान का उदास चेहरा देखकर याओ लाओ ने गर्व से हंसते हुए कहा। एक बार फिर आह भरते हुए जियाओयान ने रेगिस्तान के आकाश में विशाल सूर्य को देखा। उसने अपना मुंह खोला और बंद किया, फिर नक्शे को अपने भंडारण वलय में रख दिया। अपनी पीठ पर रखे भारी जुबान रूलर को हाथ से छूते हुए वह खुशी से मुस्कुरा उठा। यह अजीब था, हालांकि यह भारी जुबान रूलर बहुत बड़ा था, फिर भी तेज धूप में भी ठंडा बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सूर्य का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा हो। इस तरह जियाओयान को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार अगर कोई उसे लाल गर्म धातु का टुकड़ा लेकर घूमने को कहे तो वह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत तो कभी नहीं करेगा। एक बार फिर शियाओयान ने अपना पसीना पोंछा। वह रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर मुड़ने ही वाला था कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने भारी स्केल उठाया, उसे खींचा और गुस्से से अपने नीचे की पीली रेत में गाड़ दिया। फुफकार, जमीन में गड़ी उसकी भारी रूलर से तुरंत एक तेज चीख सुनाई दी। शियाओयान ने भावहीन होकर रूलर बाहर निकाली। चमकीले लाल रंग का खून पीली रेत की सतह पर रिसने लगा और उसे लाल रंग से रंग दिया। जैसे ही शियाओयान ने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया, एक शक्ति ने पीली रेत के नीचे से एक छोटे आकार के जादुई जानवर को ऊपर उठा लिया। शियाओयान ने अपनी शक्ति खो चुके इस जादुई जीव पर उदासीनता से नजर डाली। इस प्रकार के जादुई जीव को पीली रेत का बिच्छू कहा जाता था और यह केवल रेगिस्तान में ही पाया जाता था। ये जीव अक्सर पीली रेत में छिपे रहते थे, किसी के उन पर पैर रखने का इंतजार करते थे और फिर एक जहरीला तरल छोड़ते थे जो लक्ष्य को सुन्न कर देता था या यहाँ तक कि मार भी देता था। जादुई बिच्छू छिपने में भी बेहद माहिर थे, यहाँ तक कि रेगिस्तान में ज्यादा समय बिताने वाले कुछ इंसान भी कभी कभी इनके जाल में फंस जाते थे। इसलिए ये जादुई जीव, जो पहले दर्जे का भी नहीं था, रेगिस्तान में सबसे मुश्किल जीवों में से एक माना जाता था। जादुई बिच्छू चाहे कितने भी माहिर छुपने वाले हों, शियाओयान की असाधारण आध्यात्मिक चेतना के कारण वे अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमकते थे। अगर कोई उन पर छुपकर हमला करना चाहे तो ये लगभग नामुमकिन था। शियाओयान की निगाहें जादुई बिच्छू पर पड़ीं। फिर उसने 2 कदम आगे बढ़कर उसका विशैला दंत काट लिया और उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। इसके बाद वह खड़ा हुआ और कुछ भारी कदमों से धीरे धीरे रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर चलने लगा। रेगिस्तान में प्रशिक्षण की नीरसता और कठोरता ने एक बार फिर शियाओयान की उम्मीदों को पार कर दिया। जब वह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण ले रहा था, तब उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इस विशाल रेगिस्तान में उसकी नजरों में बस कुछ भयंकर रेत के तूफान ही दिखाई दे रहे थे। लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैजिक बीस्ट की परछाई भी मुश्किल से नजर आ रही थी। इस तरह की वीरान और अकेली भावना को सहन करना थोड़ा मुश्किल था। टैगर रेगिस्तान में कदम रखने के दूसरे दिन से ही शियाओयान का प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। याओ लाओ के निर्देशानुसार शियाओयान ने अपने शरीर पर केवल घुटनों तक की शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जबकि उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह नंगा था। इस तस्वीर को लेकर शियाओयान ने विरोध करने का सोचा था, लेकिन याओ लाओ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। याओ लाओ का तर्क था कि केवल नंगी त्वचा को धूप में रखने से ही उसका शरीर हवा में मौजूद अग्नि ऊर्जा को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है।
सुनहरे रंग के विशाल रेगिस्तान में शॉर्ट्स पहने और पीठ नंगी किए एक व्यक्ति गर्म पीली रेत पर लेटा हुआ दांत भींच रहा था। उसके बगल में एक धुंधला सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में लाल रंग के तरल से भरी एक छोटी सी जेड की बोतल थी। बोतल का मुंह धीरे से झुकाया गया और लाल रंग के तरल की कुछ बूंदें उस युवक की पीठ पर गिरी, जिसकी त्वचा धूप से थोड़ी भूरी हो गई थी। फुफकार, जैसे ही लाल तरल पदार्थ शियाओ यान की पीठ पर गिरा, उसने अपने दांत भींच लिए और ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा। उसके दोनों हाथों ने पीले रंग की रेत को कसकर पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि रेत गर्म थी। रेगिस्तान में इस जलते हुए रक्त का प्रयोग जादुई दानव पर्वत श्रृंखला की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है। हालांकि इसे तैयार करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा है। रेगिस्तान में ये त्वचा को बाहर की हवा में मौजूद अग्नि ऊर्जा के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बना सकता है। अभ्यास करते समय ये कम मेहनत में अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। लाल रंग के तरल को धीरे से जेड के एक टुकड़े से खुरचते हुए याओ लाओ उस युवक को देख रहे थे जो दांत भींचकर इसे सहन कर रहा था। उनकी आंखों में क्षमा भरी मुस्कान झलक रही थी और उन्होंने धीरे से समझाया। शाओ यान ने मुंह खोला और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद भद्दी थी। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, कोई बात नहीं, बस कर दो, वैसे भी आजकल मुझे इसकी आदत हो रही है। मुझ में बहुत सारी खूबियां नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता हूँ। ही, मेरी जिंदगी तो तिलचट्टे की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन कुछ दिनों के प्रशिक्षण का काफी अच्छा असर हुआ है। मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूँ कि मेरे शरीर में डोची एक सितारा डोशी के शिखर की ओर बढ़ रहा है। पीली रेत पर अपनी हथेली पहुंचते हुए शियाओ यान ने उत्साह से कहा। हाँ, मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, ठीक है, अब अभ्यास शुरू करो, यही अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त समय है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। ये सुनकर जियाओ यान ने झट से सिर हिलाया। उसने निरर्थक बातें करना बंद कर दिया और सूरज की ओर पीट करके पेट के बल जलती हुई गर्म पीली रेत पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक दो ऊंची मुखौटा था और शुतुरमुर्ग की तरह उसने अपना सिर गर्म रेत के ढेर में दबा लिया। शाओ यान की वर्तमान अजीबोगरीब अभ्यास मुद्रा याओ लाओ के विशेष निर्देश पर की गई थी। इसका कारण यह था कि हालांकि हर जगह अग्नि ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, लेकिन पूरे दिन धूप में रहने के बाद संतृप्त हो चुकी पीली रेत में मौजूद अग्नि ऊर्जा कहीं अधिक शुद्ध थी। इसी कारण शाओ यान इस अजीब शुतुरमुर्ग जैसी अभ्यास मुद्रा में आ गया था। पीली रेत में अपना सिर गाड़ने के बाद शियाओ यान की इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो गईं। आसपास के भयंकर रेत के तूफान की आवाज भी मिट गई। उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अपनी दृष्टि से शियाओ यान ने देखा कि तेज धूप के संपर्क में आने से उसकी पीठ पर लगाया गया जलते हुए रक्त का तरल पदार्थ तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। हालांकि इस दौरान असहनीय दर्द के कारण उसकी त्वचा अनैच्छिक रूप से सिकुड़ रही थी, फिर भी शुद्ध अग्नि ऊर्जा शियाओ यान को एक सुखद अनुभूति दे रही थी, मानो वह अपने दुख में भी आनंद खोज रहा हो। शाओ यान की त्वचा पर जलते रक्त के प्रभाव से उसके आसपास की प्रचुर अग्नि ऊर्जा मानो उसके शरीर में समाहित हो गई और निरंतर प्रवाहित होती रही। डोशी के पद पर पदोन्नत होने के बाद शाओ यान बिना अधिक प्रयास किए ही अपने शरीर में प्रवाहित हो रही इन ऊर्जाओं को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित कर सकता था। शाओ यान ने कुछ पथों के माध्यम से इस अग्नि प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित किया और फिर उसे परिष्कृत करने के बाद अपने पेट के निचले हिस्से में स्थित बैंगनी रंग के भंवर में प्रवाहित कर दिया। इस कठोर और एकांत वातावरण में प्रशिक्षण धीरे धीरे संपन्न हुआ। जब शियाओ यान की पीठ पर लगा जलती हुई रक्तधारा अंततः विलीन हो गई, तो भंवर के भीतर बैंगनी रंग के तरल की एक छोटी बूंद ने बधाई दी। बैंगनी रंग का छोटा सा तरल पदार्थ भंवर के भीतर खुशी से बह रहा था, ठीक वैसे ही जैसे झील में एक छोटी मछली फुर्तीली और सक्रिय होती है। शाओ यान मुस्कुराते हुए बैंगनी रंग की तरल की नवीनतम छोटी बूंद को ध्यान से देख रहा था। इस अवलोकन के बाद उसने अनुमान लगाया कि जब भंवर में तरल की 15 छोटी बूंदें हो जाएंगी, तो उसे 2 सितारा डोशी बनने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वर्तमान में भंवर में बैंगनी रंग की तरल की 13 छोटी बूंदें मौजूद थीं। दूसरे शब्दों में, जैसे ही बैंगनी रंग की तरल की 2 और छोटी बूंदें एकत्रित हो जाएंगी, शाओ यान को 2 सितारा डोशी के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। जल्द ही, शियाओ यान ने मन ही मन धीरे से कहा। उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और अपने सिर से पीली रेत को बेरहमी से झाड़ दिया। फिर वह रेत की सतह से उछल पड़ा, आकाश की ओर मुख करके चिल्लाया, जल्द ही 2 सितारा डोशी। एक तरफ खड़े होकर याओ लाओ ने शियाओ यान को जोर जोर से चिल्लाते हुए और अपने दिल की भड़ास निकालते हुए देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी प्रशिक्षण प्रतिभा तो काफी अच्छी है, लेकिन सफलता के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारा परिश्रम। मैं कुछ महीनों में होने वाले 3 साल के समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उस समय उसने तुम्हें ऐसी बेइज्जती दी थी जिसे मिटाना मुश्किल था। अब तुम उस अपमान को भुलाने के काबिल हो। धीरे धीरे सिर उठाते हुए याओ लाओ ने विशाल सूर्य को देखा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उस युवक की पतली सी पीठ को देखा। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि यह प्रशिक्षण बहुत कठिन है, आपने हार नहीं मानी। ये सभी सफलताएं आपके परिश्रम और पसीने के फलस्वरूप मिली हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आप दोची महाद्वीप के शिखर पर पहुंचेंगे। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। सी 182 अध्याय 182 संयोगवश हुई मुलाकात। इस विशाल रेगिस्तान में सुनहरी रेत की गूंज सुनाई दे रही थी। तेज हवाएं रेत को उड़ाती हुई जमीन और आसमान के बीच की दूरी को घेरती हुई लगातार गरज रही थीं।
एक रेत के टीले पर कमर के ऊपर नग्न अवस्था में शियाओ यान अपने हाथ में पकड़े नक्शे को देखते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। उसे तागे रेगिस्तान में आए 10 दिन से अधिक हो चुके थे। 10 दिनों से अधिक पैदल चलने के बाद शियाओ यान आखिरकार नक्शे पर ज्वाला चिन्ह से चिन्हित क्षेत्र के पास पहुंच गया था। हालांकि कल इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से शियाओ यान पूरे दिन की खोज के बावजूद स्वर्गीय ज्वाला का कोई निशान नहीं ढूंढ पाया था। यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने हमें गुमराह कर दिया? जियाओ यान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा और अपने हाथ में बकरे की खाल से बना नक्शा लहराते हुए अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे वह हवा में तैर रहे याओलाओ की ओर देखने लगा। यह मुझे यकीन नहीं है। आसपास का नजारा अन्य स्थानों से कुछ खास अलग नहीं है। मुझे कोई असामान्य हलचल भी महसूस नहीं हो रही है। याओलाओ धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बेबसी से बोला। अगर नक्शे में कोई गड़बड़ी नहीं है तो बहुत संभावना है कि इस जगह पर स्वर्गीय ज्वाला का कोई निशान नहीं है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और आह भरी। शायद, उफ, धिक्कार है। 10 दिन पैदल चलने में ही बर्बाद हो गए। बकरी की खाल से बने नक्शे को जोर से लहराते हुए जियाओ यान ने हताशा से कहा। इसे समय की बर्बादी नहीं कहा जा सकता। कम से कम इन 10 दिनों से अधिक के प्रशिक्षण में तुम धीरे धीरे एक सितारा दोषी के शिखर तक पहुंच गए हो। बस कुछ समय तक लगन और अभ्यास करते रहो, 2 सितारा दोषी तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। याओ लाओ ने दिलासा देते हुए कहा। ये सुनकर भी शियाओ यान असंतुष्ट महसूस करते हुए अपने होंठ रगड़ने लगा। उसकी उंगली नक्शे पर बने ज्वाला चिन्ह की ओर इशारा कर रही थी और वह गहरी आह भरते हुए बोला, चलो थोड़ा और खोजबीन करते हैं। आखिर यह चिन्ह इतना बड़ा है। इसका क्षेत्र भी छोटा नहीं है। हम आसपास के इलाके से भी अपरिचित हैं। स्वाभाविक रूप से हमें खोजने में और समय लगाना होगा। नहीं तो अगर हम इसे चूक गए तो हमें मरने तक पछतावा होगा। हाँ, यह इलाका वाकई छोटा नहीं है। वह बूढ़ा आदमी तो बहुत आलसी है। उफ, तो फिर हम 2 दिन और खोजेंगे। 2 दिन बाद हम अपना गंतव्य बदलेंगे और उत्तर की ओर चलेंगे। इन दोनों इलाकों के बीच पैदल चलने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। याओ लाओ ने लौ के प्रतीक पर नजर डाली, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। शाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ एक बार फिर आह भरी। आदत के अनुसार उसने अपना हाथ अपनी पीठ पर रखे विशाल भारी जुबान रूलर पर फेरा, फिर अपना पैर उठाया और अपनी दृष्टि से घिरे रेत के सागर की ओर बढ़ गया। तेज धूप सहते हुए शियाओ यान लगभग आधे घंटे तक पसीने से तरबतर होकर चलता रहा। जब उसने आराम करने के लिए रुकने का सोचा, तभी अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और थोड़ी दूरी पर स्थित रेत के टीले को घूरने लगा। वहां एक व्यक्ति दयनीय हालत में भाग रहा था। जैसे ही वह रेत के टीले से नीचे उतर रहा था, एक पल की लापरवाही के कारण वह लुढ़क कर नीचे चला गया। शियाओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं और उस व्यक्ति को लुढ़कते हुए देखा, जो शियाओ यान से थोड़ी दूरी पर आकर रुका। असहाय होकर सिर हिलाते हुए शियाओ यान आगे बढ़ा, पानी की थैली निकाली और उस आदमी के चेहरे पर डाल दी। पानी के स्रोत से मिली उत्तेजना के कारण बेहोश पड़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसने अपने सामने प्रकट हुए शियाओ यान को देखा और पहले तो घबरा गया। जब उसने देखा कि शियाओ यान का कोई बुरा इरादा नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। उस आदमी पर बेपरवाही से नजर डालते हुए जियाओ यान ने अपने स्टोरेज रिंग से बेतरतीब ढंग से साफ पानी की 2-3 बोतलें निकालीं। फिर उसने उन्हें उस आदमी के बगल में फेंक दिया, मुड़ा और चला गया। शियाओ यान के मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि वह कभी खुद को एक नेक और दयालु इंसान नहीं मानता था। रेगिस्तान में घायल अजनबी को पानी पिलाना ही उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर कोई उससे रेगिस्तान से बाहर निकलने और उसकी रक्षा करने की गुहार लगाता, तो वह केवल क्षमा मांग सकता था। भाई, शियाओ यान को मुड़कर दृढ़ता से जाते देख वह आदमी थोड़ा चौंक गया। तुरंत ही उसने कर्कश स्वर में कहा, छोटे भाई कृपया रुकिए। हमारी भाड़े की सेना पर नाग मानवों ने हमला कर दिया है। अब उनकी जान को खतरा है। क्या आप रॉक डेजर्ट सिटी जाकर मदद के लिए बुला सकते हैं? माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। पीछे मुड़े बिना जियाओ यान ने हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा। उसकी उदासीनता के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। दुनिया में हर दिन अनगिनत लोग मर रहे थे। क्या वे सभी उससे मदद मांग सकते थे? चूंकि वे तागिर रेगिस्तान में भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उनके लिए ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना स्वाभाविक ही था। छोटे भाई, जब उसने देखा कि शियाओ यान धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो उस आदमी ने दांत भींच लिए और अपना शरीर हिलाते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, छोटे भाई कृपया मदद करो। अगर टीम को बचाया जा सकता है तो हम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। उस आदमी के चिल्लाने के बाद दूर खड़ा वह युवक जो रेत के तूफान में गायब होने ही वाला था, अचानक रुक गया। एक पल बाद वह मुड़ा और वापस चलने लगा और उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया, जिसकी निगाहें असीम खुशी से भरी हुई थीं। रेगिस्तानी धातु भाड़े के सैनिक दल। रॉक डेजर्ट सिटी के रेगिस्तानी धातु भाड़े के सैनिक दल। जियाओ यान ने अपनी गहरी काली आंखों को झपकाया, जिनमें कुछ आश्चर्य झलक रहा था। क्या यह महज संयोग था? हाँ, क्या छोटे भाई ने हमारी भाड़े की कंपनी के बारे में सुना है? स्थिति को देखते हुए वह व्यक्ति यह नहीं बता सका कि जियाओ यान का रेगिस्तानी धातु भाड़े की टुकड़ी के प्रति इरादा अच्छा था या बुरा। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में वह केवल संयम बरतते हुए उत्तर दे सकता था। आपकी कंपनी के प्रमुख का नाम? शाओ डिंग, शाओ ली। उस आदमी ने अपने सूखे होठों को चाटा और सावधानीपूर्वक जवाब दिया। ओह, शियाओ यान ने सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी।
वह नीचे बैठ गया और अपनी उंगली से उस आदमी के पैर को हिलाकर घाव को देखा। इसके बाद शियाओ यान ने उसे एक दवा की गोली देते हुए कहा, इसे खा लो, इससे सांप का जहर निकल जाएगा। धन्यवाद छोटे भाई, उस व्यक्ति ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और जल्दी से दवा की गोली ली और उसे निगल लिया। यह एक औषधि है, आप इसे थोड़ा सा लगा लीजिए, कोई खास समस्या नहीं होगी। औषधि लगाने के बाद मुझे वहां ले आइए जहां आपकी छोटी भाड़े की सेना है। जियाओ यान ने अपने भंडारण वलय से औषधि की एक छोटी बोतल निकाली और उस आदमी की ओर फेंक दी। इसके बाद वह खड़ा हुआ, अपने हाथों को थपथपाया और मुस्कुराया। अरे, कहाँ जाना है? शियाओ यान की बात सुनकर वह आदमी चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, छोटे भाई, ये ठीक नहीं है। 8 नागमानव हमारी छोटी सी टीम पर हमला कर रहे हैं। उनमें से 3 9 सितारा डोजे हैं। छोटे भाई, तुम जल्दी से रॉक डेजर्ट सिटी जाओ और भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी को संदेश पहुंचाने में हमारी मदद करो। टुकड़ी का सरदार और बाकी लोग भी जल्दी आ जाएंगे। दूरी ज्यादा नहीं है, उस आदमी ने कड़वे स्वर में कहा। बकवास बंद करो, जल्दी करो, दवा लगाओ और आगे चलो। अगर मैं खुद ये कर रही हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से भरोसा है, वरना जब तक मदद आएगी तुम्हारे सारे लोग मारे जा चुके होंगे। उस आदमी की जांघ पर हल्के से लात मारते हुए जियाओ यान ने आंखें घुमाई और उसे जल्दी चलने को कहा। शाओ यान की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने आधे विश्वास के साथ अपने सामने नंगे बदन, शॉर्ट्स पहने और एक अजीब से पैमाने के साथ खड़े युवक को देखा। इन सभी चीजों को देखकर वह व्यक्ति यह नहीं बता पा रहा था कि उस युवक के पास किस प्रकार की शक्ति है। एक कड़वी हंसी हंसते हुए उस आदमी ने अपनी जांघ पर दवा लगाई और कांपते हुए खड़ा हो गया। उसने उंगली से रेत के टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, वो उस तरफ है, थोड़ी ही दूर। रेत के टीले पर नजर डालते हुए जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और अचानक रेत पर पैर रख दिया। एक दबी हुई धमाके जैसी आवाज के साथ झटके से रेत की सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। विपरीत दिशा से धक्का लगने के बल से जियाओ यान और वह आदमी दोनों अचानक रेत के टीले पर ऊपर की ओर उछल गए। रेत के टीले पर जियाओ यान बिजली की गति से हर कदम पर बहुत दूर तक आगे बढ़ता गया। अंत में वह एक ऊंचे रेतीले टीले पर रुका। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए अचंभित व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया और एक कदम आगे बढ़कर रेगिस्तान के निचले हिस्से में प्रकट हुए लोगों के विशाल समूह को देखने लगा। रेगिस्तान के निचले हिस्से में हाथों में हथियार लिए 10 भाड़े के सैनिक एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। उनके चारों ओर 8 विचित्र रूप वाले जीव मंडरा रहे थे। इन जीवों का सिर और शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन पैरों की जगह पर एक विशाल सांप की पूंछ थी। जैसे ही सांप की पूंछ हिलती, उससे चीं चीं की आवाज निकलती, जिससे लोगों में सिहरन दौड़ जाती। क्या ये टाइगर रेगिस्तान के सर्प मानव हैं? जियाओ यान ने आह भरी और उसकी नजर इन 8 पुरुष सर्प मानवों पर पड़ी, मानो ये उसके लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। उसने इस तरह का प्राणी पहली बार देखा था। छोटे भाई महोदय, ये हमारी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी की एक छोटी सी टीम है। असल में हमारा इरादा जादुई जानवरों का शिकार करने का था, लेकिन हमें इन लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उस व्यक्ति की निगाहें आदरपूर्वक शियाओ यान की पीठ पर घूमी। शियाओ यान ने अभी अभी जो फुर्ती दिखाई थी, उससे उस व्यक्ति को पता चल गया था कि उसके सामने खड़ा ये युवक, जो देखने में अपेक्षाकृत युवा लग रहा था, एक ताकतवर इंसान था जो अपनी ताकत छुपाए हुए था। सिर हिलाते हुए जियाओ यान की नजर एक बार फिर 10 भाड़े के सैनिकों पर पड़ी। 10 लोगों के समूह में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उसकी नजर उन पर घूमती रही और अंत में एक सौम्य और सुंदर महिला पर आकर रुक गई। ये युवती लगभग 20 वर्ष की थी। उसका सुंदर चेहरा बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी थोड़ी उठी हुई हल्की बाहें रेगिस्तान में रहने वाली एक छोटी मादा तेंदुए जैसी बेबाकी का एहसास कराती थीं। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता था मानो रेगिस्तान का कोई फूल देखने में सुंदर हो, लेकिन उसका शरीर लंबे कांटों से ढका हो। उस महिला के कपड़े बेहद आकर्षक और कामुक थे। उसने एक ऐसी कमीज पहनी थी जो उसके सीने और उसके नीचे की थोड़ी सी त्वचा को ही ढक रही थी, जिससे उसकी आकर्षक और सुंदर पतली कमर सबके सामने दिख रही थी। उसकी छोटी सी स्कर्ट के नीचे से उसकी आकर्षक लंबी टांगें नजर आ रही थीं। ऊपर खड़ी शियाओ यान देख सकती थी कि वहां मौजूद लोगों की गंदी निगाहें बार बार उसकी सुंदर पतली कमर और कसकर लिपटी जांघों पर जा रही थीं। इन्हें मार डालो, महिलाओं को छोड़ दो। नाग मानवों के समूह के नेता की त्रिकोणीय पुतलियां महिला के शरीर पर घूम उठीं। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश थी, जिसमें थोड़ी अश्लीलता भी थी। नागों का स्वभाव कामुक होता है और वे स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। अपने नेता का आदेश सुनते ही आसपास मौजूद कुछ सर्प मानवों के चेहरे खून की प्यास से भर उठे। उन्होंने अपने मुंह खोले और अपनी लाल रंग की सर्प जीभ बाहर निकाल दी। सब लोग सावधान रहें, दानजी मदद लेने के लिए वापस लौट चुका है। अगर हम थोड़ी देर और सहन कर लें तो हम बच जाएंगे। नागजनों की हरकत देखकर उस आकर्षक महिला ने अपने चिकने लाल होंठ कसकर बंद कर लिए और ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिकों में थोड़ी सी ऊर्जा आ गई। हालांकि हथियारों को कसकर पकड़े हुए उनके हाथ अभी भी पसीने से भीगे हुए थे। उनमें से सबसे उच्च स्तर का सैनिक लगभग 7 सितारा डोजे था, जबकि दूसरी तरफ कुछ 9 सितारा डोजे सैनिक थे। इस तरह के अंतर के साथ उन्हें नहीं पता था कि वे अतिरिक्त सैनिकों के आने तक टिक पाएंगे या नहीं। मार डालो, नागजनों के सरदार ने निर्मम हंसते हुए हाथ हिलाया। आसपास खड़े नागजन, जो उस समूह को धमकी भरी निगाहों से देख रहे थे, तुरंत ही खौफनाक चेहरों के साथ भाड़े के सैनिकों पर टूट पड़े, मानो उन्हें जान से मार देना चाहते हों।
शियू। जैसे ही नाग मानवों ने हमला शुरू किया, अचानक हवा के तेज चलने की आवाज गूंजी। एक काली परछाई अचानक आसमान में उड़ती हुई दिखी। अंत में एक काले रंग की बिजली की तरह वह भाड़े के सैनिकों और नाग मानवों के बीच जोरदार धमाके के साथ गिरी। पीली रेत धीरे धीरे छंट गई और एक विशाल काले रंग का रूलर लिए हुए एक व्यक्ति की पतली पीठ धीरे धीरे सबकी नजरों में दिखाई देने लगी। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-183 अध्याय 183 नाग मानवों से पहली मुलाकात। डोउशी की शक्ति का प्रारंभिक प्रदर्शन। नग्न शरीर वाले एक युवक के अचानक प्रकट होने से दोनों पक्ष थोड़े अचंभित हो गए। हालांकि कुछ ही क्षणों में भाड़े के सैनिकों का पक्ष धीरे धीरे शांत हो गया। चूंकि आने वाला व्यक्ति मनुष्य था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वह कम से कम नाग मानवों की मदद नहीं करेगा। नाग मानवों का समूह इस बिन बुलाए मेहमान शियाओ यान को देखकर क्रोधित हो उठा। नाग मानवों के नेता की त्रिकोणीय पुतलियों ने ठंडेपन से शियाओ यान की ओर रुख किया। बिना कुछ कहे उसने हाथ हिलाया और 2-5 सितारा डोउजे नाग मानवों ने अपनी पूंछें घुमाई और भयंकर भावों के साथ शियाओ यान पर हमला कर दिया। आंखें उठाकर शियाओ यान ने अपनी ओर आती हल्की मछली जैसी गंध वाली हवा को धीरे से सूंघा। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर धीरे से भारी जुबान रूलर की मूठ पकड़ी। अपना पैर धीरे से ऊपर उठाकर उसने अचानक जोर से पैर पटका और उसका शरीर अचानक स्थिर अवस्था से तेजी से गतिमान हो गया। सबकी निगाहों के सामने एक मानव आकृति बिजली की तरह तेजी से उन दोनों नाग मानवों से लिपट गई और उनके पास से गुजर गई। बैंग बैंग। जैसे ही वे आकृतियां एक दूसरे के सामने से गुजरी, शियाओ यान का शरीर अचानक रुक गया। भयंकर भावों वाले दोनों नाग मानव रेत की सतह पर घिसते हुए पीछे की ओर गिरे, मानो उन्हें कोई जोरदार चोट लगी हो। पीछे की ओर फेंके जाने पर उनमें से प्रत्येक ने जोर से मुंह भर ताजा खून उगल दिया। भारी जुबान रूलर की मूठ को कसकर पकड़े हुए शाओ यान की हथेली थोड़ी ढीली पड़ गई। शाओ यान ने अपने होठों को चाटा और अपनी नजर उन दो नाग मानवों पर डाली, जो भारी रूलर के प्रहार से दर्जनों मीटर दूर जा गिरे थे। इतना जोरदार प्रहार लगने से भले ही वे मरे न हो, लेकिन गंभीर रूप से घायल जरूर हो जाएंगे। फुफकार। जब शियाओ यान और नाग मानव आमने सामने आए, तब से लेकर नाग मानवों द्वारा खून की उल्टी करके पीछे हटने तक केवल 10 सेकंड का ही समय बीता था। हालांकि इन 10 सेकंड में ही विजेता का फैसला हो गया था। शियाओ यान के बिजली की तरह तेज हमले को देखकर 10 भाड़े के सैनिक अवाक रह गए। उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए थे और वे स्तब्ध आंखों से उस युवक की पीठ को घूर रहे थे। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि इस दुबले पतले शरीर में इतनी भयानक शक्ति कैसे छिपी हुई है। ये आदमी कितना हिंसक है। शियाओ यान को घूरते हुए, जिसने दो नाग मानवों को ऐसे उड़ा दिया जैसे वो मक्खियों को कुचल रहा हो, उस आकर्षक महिला ने अपना लाल मुंह खोलते हुए अनजाने में बुदबुदाया। ही जू लैन, क्या तुम ठीक हो? रेत के टीले पर उस आदमी का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वह अपने घायल पैर को घसीटते हुए और कुछ सांप जैसे लोगों के चारों ओर सावधानी से चलते हुए भाड़े के सैनिकों के दल के पास आया और उस महिला को देखकर मुस्कुराया। दान जेड, क्या तुम हमारे लिए अतिरिक्त सैनिक लाने के लिए रॉक डेजर्ट सिटी नहीं लौटे थे? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? उस आदमी को देखकर खूबसूरत महिला जूलैन ने अपनी भौहें सीधी की और डांट लगाई। उस महिला की डांट सुनकर डैन जी केवल कड़वी हंसी हंस सका। उसने शियाओ यान की पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, क्या ये सुदृढ़ीकरण नहीं है? वह ये सुनकर जूलैन क्षण भर के लिए थम गई। उसकी नजरें फिर से शियाओ यान पर पड़ी। उसने भौहें चढ़ाकर सावधानी से कहा, वह हमारी डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का सदस्य नहीं लगता। आपने उसे मदद के लिए कैसे राजी किया? उसने क्या शर्त रखी? मैं भी उसे नहीं जानती। अभी अभी जब मैं गिरी, तब उससे मिली। असल में मैं उससे रॉक डेजर्ट सिटी जाकर संदेश पहुंचाने के लिए कहना चाहती थी। इतना कहते कहते डैन जी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पहले तो उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की सदस्य हूं, तो वह अचानक नर्म पड़ गया। उसने मुझे जहर का टीका और दवा भी दी। क्या उसका हमारी डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी से कोई संबंध है? जू लैन ने अपने पतले हाथ से माथे पर पसीने से भीगे काले बालों को धीरे से हटाया। उसकी अनजाने में दिखाई गई सुंदरता ने पास खड़े एक नाग मानव की आंखों में अश्लील चमक पैदा कर दी। लेकिन मैंने कभी भी हमारी कंपनी के नेता को इतने कम उम्र के इतने शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करते नहीं सुना। उसके पहले के हमले की ताकत को देखते हुए वह कम से कम 8 सितारा डोजे या उससे भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जू लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से कहा, मुझे भी नहीं पता। डैन जी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई बुरी मंशा है, वरना वह इतना जोखिम उठाकर हमें बचाने क्यों आता? उफ, लेकिन क्या वह हमें बचा पाएगा? यह एक सवालिया निशान है। नाग मानवों के इस समूह में 3 9 सितारा डोजे हैं। अंत में हो सकता है कि वह हमें बचाने में नाकाम रहे और खुद भी अपनी जान गंवा दे। जू लैन ने सिर हिलाते हुए चिंता भरी आवाज में कहा। ये सुनकर डैन जी एक पल के लिए थम गया, फिर अजीब तरह से हंसते हुए बोला, मुझे लगता है वह इसे संभाल लेगा। आखिर मैंने उसे नाग मानवों की ताकत के बारे में बताया था। अगर उसे भरोसा नहीं होता तो वह आता ही क्यों? क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि वह एक दोषी है? जू लैन ने अपने हल्के घुंघराले काले बालों को झटकते हुए बेबसी से कहा। यह डैन जी ने अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हालांकि वह शियाओ यान की ताकत का बहुत बड़ा प्रशंसक था, पर एक दोषी। शियाओ यान की उम्र उसकी कमजोरी थी। 20 साल की उम्र से पहले ही दोषी बनना, ये कैसे संभव है? उफ, उम्मीद है उसके पास कुछ गुप्त पत्ते हों। डैन जी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
वह बस इसी तरह खुद को तसल्ली दे सकता था। जू लैन कुछ देर सोचती रही और उसका चेहरा सिकुड़ गया। वह बस बेमन से सिर हिला सकती थी। मौजूदा हालात में वह बस यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसके सामने खड़ा युवक कोई अप्रत्याशित कमाल दिखा दे। ये देखकर कि शियाओ यान ने आसानी से अपने 2 अधीनस्थों को घायल कर दिया है, नाग नेता की त्रिकोणीय आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी लाल रंग की सर्प जीभ धीरे से बाहर निकली और फिर सिकुड़ गई और उसने भारी आवाज में कहा, मनुष्य तागे रेगिस्तान में हम नागजनों को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। शाओ यान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने भारी रूलर को झुकाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी चले जाओ। मेरे अधीनस्थों को नुकसान पहुंचाकर तुमने जो गलती की है उसे मैं भूल सकता हूँ। नाग मानवों के समूह के नेता की आंखों में ठंडक भरी थी, लेकिन उसके शब्दों में भय और हल्की सी दुर्भावना झलक रही थी। स्पष्ट रूप से शियाओ यान के हमले ने उसे शियाओ यान को कम आंकने की हिम्मत नहीं करने दी थी। माफ कीजिए, जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस सरल शब्द में ऐसी भावना थी कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शियाओ यान द्वारा ठुकराए जाने पर नाग जनता के नेता के चेहरे पर मौजूद अत्यंत सूक्ष्म सर्प आकार के शल्क पर रक्तपिपासा भड़क उठा। उसने हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, एक साथ हमला करो। उसे मार डालो, महिलाओं को पकड़ो और उन्हें वापस लाकर मजे करो। फुफकार। अपने नेता का आदेश सुनकर आसपास के सर्प मानवों ने कुछ क्षण के लिए संकोच किया, फिर अपनी सर्प जीभें फैलाई। उन्होंने अपने नुकीले सर्प भाले पकड़े और एक साथ शियाओ यान पर हमला कर दिया। घायल यहीं रुकें और आदेश की प्रतीक्षा करें। बाकी लोग मेरे पीछे आएं और हमला करें। नागजनों को एक साथ हमला करते देख पीछे खड़ी जूलैन ने अपनी बाहें सीधी की, अपना कोमल हाथ हिलाया और ठंडे लहजे में आदेश दिया, कोई जरूरत नहीं है, आप सब वहीं रुकिए, वरना आप लोग बाधा बन सकते हैं। पीछे से शोर सुनकर जियाओ यान ने भौहें चढ़ाईं। उसने बेबसी से सिर झुकाया और भावहीन स्वर में कहा, तुम। ये सुनकर जू लैन, जिसने अभी अभी अपना हथियार निकाला था और आगे बढ़ने के लिए दौड़ी थी, तुरंत रुक गई। उसकी भौहें तन गईं। ये पहली बार था जब उसे इस हद तक नीचा दिखाया गया था। वह डांटने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि सामने खड़ा व्यक्ति ही उनका एकमात्र सहारा था। पल भर में वह गुस्से से पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद उसने गुस्से से शियाओ यान को घूरा, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक कदम पीछे हट गई। उसने ठंडी निगाहों से शियाओ यान को देखा और मन ही मन बुदबुदाई, इतनी कम उम्र में इतना बहादुर बनने का नाटक। हालांकि जू लैन की ठंडी निगाहें ज्यादा देर तक नहीं टिकीं और धीरे धीरे सदमे में बदल गईं। जाहिर है उसके पीछे खड़े अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी इसी कारण से सदमा व्यक्त किया। उनसे थोड़ी दूरी पर एक युवक भारी तराजू लिए स्थिर खड़ा था। कुछ क्षण सोचने के बाद हल्के बैंगनी रंग का दोची लबादा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। इस दोची लबादे के बाहरी भाग पर बैंगनी रंग की ज्वालाएं मंद पड़ रही थीं और कभी कभी ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे रही थीं, जो अत्यंत रहस्यमय लग रही थीं। फुफकार। युवक के शरीर पर बैंगनी रंग का ऊर्जा आवरण देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने एक गहरी सांस ली। यह डोऊची का चोला, क्या वह सच में डोऊची है? अपनी सुंदर आंखों को चौड़ा करते हुए जूलैन ने अपने सामने बैंगनी रंग के डोऊची में लिपटे हुए व्यक्ति की पीठ को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे के सामने खड़े होकर सभी लोग अवाक रह गए। कितना असामान्य व्यक्ति है, इतनी कम उम्र में ही डोऊची के पद पर पदोन्नत हो जाना। ये तो सबको पता ही होगा कि कंपनी के दोनों प्रमुख केवल 5 सितारा डोऊची हैं। डैन जी ने अपना मुंह चौड़ा करते हुए मानो भूत देख लिया हो मंद स्वर में बुदबुदाया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने अकेले ही इतनी हिम्मत दिखाई। वह सचमुच एक डोऊची था। भाड़े के सैनिकों में से एक ने आह भरी और कड़वाहट से हंसा। उसकी आवाज में शाओ यान के प्रति ईर्ष्या और मौत के मुंह से बाल बाल बचने की खुशी झलक रही थी। ये लड़का कहां से आ गया? मैंने आसपास के किसी भी शहर में ऐसे असामान्य युवक के प्रकट होने के बारे में कभी नहीं सुना। जू लैन ने भौहें चढ़ाते हुए फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं। इस सवाल के जवाब में आसपास मौजूद लोगों ने भी सिर हिलाकर असहमति जताई। हालात देखकर जू लैन ने भी बेबसी से मुस्कुरा दिया। कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, छोड़ो इसे। चाहे वह कहीं से भी आया हो, हम सौभाग्यशाली हैं कि बच गए। जब शियाओ यान ने डोऊची चोगा को बुलाया तो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे नाग मानव स्पष्ट रूप से घबरा गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भी डोऊची चोगा बुलाने की क्षमता का महत्व अच्छी तरह समझ गए थे। डोऊशी, ये डोऊजे से बिल्कुल अलग श्रेणी थी। अगर किसी के पास कोई असाधारण रूप से शक्तिशाली डोऊ तकनीक न हो तो इन श्रेणियों में जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन था। जहां तक असाधारण रूप से शक्तिशाली डोऊ तकनीकों और ची विधियों की बात है, क्या कोई इन नाग मानवों से, जो देखने में सुख सुविधाओं से रहित लगते थे, ऐसी तकनीकों की उम्मीद कर सकता था? इसलिए ये पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई होगी। डोऊची लबादा मंगवाने के बाद शियाओ यान ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी। उसने भारी जुबान रूलर को कसकर पकड़ा और घबराए हुए नागजनों का सामना किया। उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने अपने पैर जमीन पर पटके। एक जोरदार आवाज के साथ शियाओ यान का शरीर रेत की सतह से चिपक गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। बैंग। शियाओ यान 9 सितारा डोऊजे नाग पुरुष के सामने प्रकट हुआ। ठंडी आंखों से उसने प्रचंड शक्ति से भरपूर भारी रूलर उठाया और उसे दूसरे पक्ष की छाती पर जोर से मारा। पल भर में एक धीमी, दबी हुई आवाज सुनाई दी। नागपुरुष की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने क्षतिग्रस्त अंगों से निकले ताजे खून का एक घूंट जोर से बाहर निकाल दिया।
उसी समय उसका शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछला और एक रेत के टीले से जा टकराया। पलक झपकते ही 9 सितारा डोउजे को शियाओ यान के घातक प्रहार का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे अपनी डो तकनीक का उपयोग करने का भी समय नहीं मिला। इससे ये स्पष्ट हो गया कि शियाओ यान के लिए अब डोउजे से निपटना कितना आसान हो गया था। एक 9 सितारा डोउजे को पलक झपकते ही मार गिराने के बाद जियाओ यान का शरीर अचानक मुड़ा और एक बार फिर कुछ नाग मानवों के बीच प्रकट हुआ, जिनकी शक्ति लगभग 4 से 5 सितारा डोउजे के बराबर थी। उसके हाथ में मौजूद भारी रूलर एक रैकेट की तरह बजने लगा और भागने की कोशिश कर रहे कुछ नाग मानवों को तब तक पीटता रहा जब तक कि वे खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ नहीं गए। शाओ यान के अकेले हमले को देखकर जू लैन और भाड़े के सैनिक अचंभित होकर देखते रह गए। भले ही शाओ यान एक दोषी था, फिर भी उसके लिए दूसरे पक्ष को इतनी आसानी से मार गिराना संभव नहीं था। चाहे जो भी कहा जाए, दूसरे पक्ष के पास 3 9 सितारा डोउजे थे, लेकिन इस छोटी सी मुठभेड़ में उन्होंने एक 9 सितारा डोउजे और कुछ अन्य साधारण नाग मानवों को खो दिया था। पूरी तरह से अचंभित चेहरों से एक दूसरे को देखते हुए सभी केवल आह भरकर सिर हिला सकते थे। इस व्यक्ति की ताकत एक साधारण डोउशी से कहीं अधिक प्रतीत होती थी। कुछ ही क्षणों में अपनी तरफ को भारी नुकसान होते देख नाग जनता के नेता की आंखों में एक क्रूर और भयावह भाव उभर आया। उसने 9 सितारा डोउजे नाग जनता के अन्य सदस्यों से नजरें मिलाईं। उनके चेहरों पर भयंकर भाव थे। उन्होंने अपने नुकीले नाग भाले को कसकर पकड़ रखा था, अपनी नाग पूंछ को रेत पर घुमाते हुए एक दूसरे को काटते हुए आकृति बनाए और गुस्से में शियाओ यान की ओर बढ़ पड़े। दोनों के बीच की सहज तालमेल देखकर स्पष्ट था कि यह लंबे प्रशिक्षण का परिणाम था। दोनों सांपनुमा भाले अजीबोगरीब ढंग से आगे पीछे होते रहे और उनके सिरे पर हल्का लाल रंग दिखाई देता और गायब हो जाता था। इससे साफ था कि भालों पर जहर लगाया गया था। भारी रूलर से आखिरी नाग मानव को उड़ाने के बाद जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके पीछे से ठंडी ऊर्जाएं तेजी से उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने अपना भारी रूलर पीठ पर टिकाया और नाग भाले के 2 तीखे वारों को क्लांक की आवाज के साथ रोक दिया। पफ! अपने हमलों को नाकाम होते देख दोनों नागों ने बिना किसी पूर्व सहमति के अचानक एक साथ अपने मुंह खोल दिए। 2 दुर्गंधयुक्त, शांत, हरी भापें तेजी से शियाओ यान की ओर बढ़ीं। सांप के जहर से सावधान रहो। उन दोनों सांप मानवों की हरकतें देखकर जूलैन के सुंदर चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा। जैसे ही जूलैन की आवाज धीमी हुई, शियाओ यान के शरीर के बाहर मौजूद डोउची का आवरण तेजी से बढ़ा और उसके पूरे शरीर को अपने अंदर समा लिया। बैंगनी ज्वाला के आवरण के संपर्क में आने वाली कोई भी हरे रंग की विषैली गैस जलकर राख हो गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। विषैली गैस के हमले का उदासीन भाव से सामना करते हुए जियाओ यान ने अचानक अपने पैर पटके और पलक झपकते ही वह वहां मौजूद नाग जनता के नेता के सामने प्रकट हो गया। उसने अपना भारी रूलर तेजी से उठाया और फिर हिंसक रूप से नेता के सिर पर वार किया। जब शियाओ यान विष के हमले से बचकर उसके करीब आई तो नाग जनित नेता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। संकट के क्षण में उसकी सर्प जैसी पूंछ अचानक अजीब तरह से मुड़ गई। एक अजीब शो शो की आवाज के साथ उसका शरीर सांप की तरह रेंगता हुआ कई मीटर पीछे हट गया और बाल बाल शियाओ यान के घातक प्रहार से बच गया। शाओ यान के हमले से बचने के बाद भी नाग मानवों के समूह का नेता असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने अपनी सर्प की पूंछ तेजी से घुमाई और अपना शरीर तेजी से पीछे हटा लिया। हालांकि वह कुछ ही सेकंड तक ऐसा कर पाया था कि थोड़ी दूरी पर शियाओ यान की हथेली से एक असामान्य रूप से प्रचंड खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। पलक झपकते ही नाग मानवों के समूह का अप्रस्तुत नेता खींचकर शियाओ यान की ओर उड़ गया। डरे हुए चेहरे के साथ अपनी ओर उड़ते हुए नाग पुरुषों के नेता को देखकर शियाओ यान ने सिर उठाकर ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने एक बार फिर जोर से जमीन पर पैर रखा। एक विशालकाय अद्भुत पक्षी की तरह उसका शरीर तेजी से नाग पुरुष के सिर के ऊपर चढ़ गया। फिर उसके हाथ में मौजूद भारी स्केल अचानक नीचे पटक दिया। धमाका! ताजा खून और दिमाग आसमान से जमीन पर बरसने लगे। एक शरीर तेजी से नीचे गिरा और अंत में पीली रेत पर जा टकराया। एक क्षण बाद पीली रेत में बना गड्ढा धीरे धीरे रेत के बहाव में समा गया। नेता की मृत्यु देखकर 9 सितारा डोउजे नाग पुरुष के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उसने कुछ तीखी हिनहिनाहट भरी आवाजें निकाली, अपनी सर पूंछ घुमाई और तेजी से रेगिस्तान के भीतरी इलाकों की ओर भाग गया। नागपुरुष के नेता को समाप्त करने के बाद शियाओ यान का शरीर हवा में घूमने लगा। इस घुमाव से शक्ति प्राप्त करते हुए उसने अचानक अपने हाथ से हैवी जुबान रूलर छोड़ा और भागते हुए नागपुरुष की ओर तेजी से बढ़ा। पूछी भारी तलवार बिजली की तरह हवा में दौड़ी और तेजी से नागरूपी व्यक्ति का पीछा करने लगी। अंत में वह उसकी गर्दन में जा घुसी और उसके साथ चमकीला लाल खून बहता हुआ पीली रेत में जा गिरा। केवल तलवार की मूठ ही बाहर रह गई। शियाओ यान के पैर रेत पर जोर से पड़े और आधा फुट गहरे रेत में धंस गए। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली। इसके बाद वह धीरे धीरे हैवी जुबान रूलर की ओर बढ़ा, अपनी हथेली से रूलर की मूठ पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। स्केल पर लगे ताजा खून को जालीदार कपड़े से पोंछने के बाद जियाओ यान ने लापरवाही से उसे अपनी पीठ पर लगी म्यान में वापस रख दिया और फिर धीरे धीरे उन 10 से अधिक भाड़े के सैनिकों की ओर चल पड़ा जो सदमे से जम गए थे। हे, क्या तुम ठीक हो? जब वह करीब आया तो जियाओ यान उस आकर्षक महिला के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए पूछा, हम ठीक हैं। शियाओ यान के नग्न ऊपरी शरीर पर नजर घुमाते हुए जू लैन ने जरा भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई। इस रेगिस्तान में औरतें कहीं ज्यादा खुले विचारों वाली थीं। इसके अलावा वह भाड़े के सैनिकों के बीच अक्सर घुल मिल जाती थी, इसलिए उसमें उन सौम्य महिलाओं जैसी शर्म और संकोच नहीं था।
एक पुरुष के नग्न ऊपरी शरीर को देखकर भी उसका सुंदर चेहरा लाल नहीं हुआ। तुम, जू लैन ने पलकें झपकाते हुए शियाओ यान से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मदद करने के तुम्हारे इरादे चाहे जो भी हों, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना ही होगा, वरना हमारा भाग्य। मैं जू लैन हूँ, इस छोटे समूह की नेता। साथ ही हम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी की एक टीम है। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। शाओ यान, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसे कहाँ सुना है। नाम सुनकर जू लैन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। लाचारी से सिर हिलाने के बाद उसने सिर उठाया और शाओ यान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अब आगे कहाँ जाने का इरादा है? अगर समय मिले तो मैं तुम्हें रॉक डेजर्ट सिटी आने का न्योता देना चाहूंगी। हमारी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी मदद करने वालों और दुश्मनों में साफ अंतर करती है। तुमने हमारी मदद की है, हम तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएंगे। रॉक डेजर्ट सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये लगभग आधे घंटे की यात्रा पर है और इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियाओ यान के मना करने के डर से जूलैन ने जल्दी से कहा। ये सुनकर शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। तागे रेगिस्तान में आने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे अपने उन दोनों भाइयों से मिलना ही था जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिला था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वे अपने करियर में व्यस्त रहे थे और शायद ही कभी घर आए थे, लेकिन वर्षों के भाईचारे के कारण शियाओ यान के मन में उनके लिए गहरी भावनाएं थीं। शियाओ यान के मन में अपने पिता और शुनएर के अलावा उसके दोनों भाई ही थे जिन्होंने बचपन में उसकी सबसे अधिक देखभाल की थी। पता नहीं वो लड़की शुनएर कैसी होगी। 1 साल हो गया, उसकी यादों में अचानक हरे रंग की पोशाक पहने एक खूबसूरत युवती की छवि उभर आई। उसकी सौम्य भौहें और मुस्कान ने शियाओ यान को कँपकँपा दिया। 1 साल के दौरान कठिन प्रशिक्षण में शियाओ यान का अधिकांश समय बीत गया। अब अचानक उसके मन में विचार जागे और उसे किसी की याद सताने लगी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया। धुंधली सी हवा में उसने एक युवती का छोटा सा हाथ अपनी पीठ पर देखा और उसके फुर्तीले शरीर को देखकर शियाओ यान के दिल में अचानक ये तीव्र इच्छा जागी कि वह अपना प्रशिक्षण तुरंत समाप्त करे और जियानान अकादमी के लिए रवाना हो जाए। जैसे ही जियाओ यान को अपने विचारों का एहसास हुआ, वह कांप उठा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और अपने मन में उन भावनाओं को गहराई से दबा लिया। उस लड़की के पास बहुत सारे राज थे। अगर उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, तो शायद वह उसके सामने हीन भावना से मर जाएगा। इतने लंबे समय तक बाहर रहकर अनुभव प्राप्त करने के बाद जियाओ यान को यह भी समझ में आ गया कि जुबान श्रेणी की ची विधि कितनी अनमोल है। ये जानना जरूरी है कि उस समय जुनेर बड़ी आसानी से उच्च जुबान श्रेणी की ची विधि का प्रयोग कर सकती थी। इससे जियाओ यान को उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की महानता और रहस्य का बेहतर एहसास हुआ। इसके अलावा जियाओ यान ने खुद शुनएर की प्रशिक्षण गति का अनुभव किया था। इस 1 साल में वह नहीं जानता था कि वह लड़की किस स्तर तक पहुंच गई होगी। संभव है कि उसका स्तर उसके वर्तमान स्तर से भी ऊंचा हो। उफ, पता नहीं जियानान अकादमी में उसकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन उस लड़की की खूबसूरती और व्यवहार देखकर तो लगता ही है कि उसके कई चाहने वाले होंगे। शुनएर के उदासीन स्वभाव को देखते हुए तो उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आएगा, है ना? नाक रगड़ते हुए शियाओ यान ने मुंह खोला और घमंडी मुस्कान दी। जब भी उसे यह सवाल सूझता, वह खुश हो जाता। वह खुश था कि उस समय उसने अनजाने में और बेवकूफी से उस लड़की का दिल जीत लिया था। लेकिन ये देखकर दुख हुआ। जब मैं छोटा था तब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में मेरे शरीर में डोउची मौजूद है। उस उम्र में मुझे चीपतों को गर्म करने के बारे में कैसे पता होता? लेकिन मैंने इतने सालों तक कोशिश क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय मेरे मन में शुनएर के लिए कोई बुरी मंशा थी? ये कैसे हो सकता है? अचानक उसके मन में कुछ बेहद अजीब सवाल उठे, जिससे शियाओ यान थोड़ा परेशान होकर बड़बड़ाने लगा। जू लैन ने अपना सिर झुकाया और अपने बगल में अचानक चुप हो चुके शियाओ यान को देखा। उसी समय उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, जिससे जू लैन थोड़ी हैरान रह गई। काफी देर बाद उसने आखिरकार मौका पाकर पूछा, हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें जहर दिया गया है? ओह, के, माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैं ठीक हूँ। अपनी यादों से जागते हुए जियाओ यान पहले शांत खड़ा रहा। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा जो उसे घूर रहे थे और क्षमा याचना करते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर तुम ठीक हो तो क्यों ना हम अभी रॉक डेजर्ट सिटी के लिए निकलें? तुम्हारा क्या कहना है? जू लैन ने अपना सिर झुकाकर शियाओ यान से पूछा। हाँ, ठीक है। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। फेई गाओ, जाओ और ऊंट गाड़ी निकालो। शियाओ यान को सिर हिलाते देख जू लैन मुनी एक भाड़े के सैनिक को इशारा किया और आदेश दिया। ठीक है। भाड़े के सैनिकों में से एक मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसके बाद वह तेजी से पास के एक रेत के टीले में गया और एक ऊंट गाड़ी खींच कर ले आया। जियाओ यान ने देखा कि गाड़ी के पीछे वाले बक्से पर 2 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों के शव रखे हुए थे। शवों पर अभी भी जमा हुआ ताज़ा खून देखकर उसे लगा कि ये शियू लैन और उसके छोटे समूह का शिकार होंगे। इस तरह की रेगिस्तानी गाड़ी का आकार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जादुई जानवरों के शवों के कारण गाड़ी में लोगों के बैठने की जगह नहीं बची थी। तुम पहले इस चीज को रॉक डेजर्ट सिटी वापस ले जाओ। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट कंपनी के नेताओं को दो। गाड़ी चला रहे भाड़े के सैनिक को हाथ हिलाते हुए जू लैन ने बड़ी कुशलता से आदेश दिया। ही, ठीक है। मुझे विश्वास है कि सेनापति एक नए मित्र से मिलकर बहुत खुश होंगे।
भाड़े के सैनिक ने शियाओ यान को दोस्ताना मुस्कान दी और फिर ऊंट की पीठ पर पैर पटकते हुए शिकार को लेकर तेजी से रॉक डेजर्ट सिटी की ओर चल पड़ा। तेजी से आंखों से ओझल होती हुई गाड़ी को देखकर शियाओ यान मुस्कुराया। उसने लापरवाही से अलमारी से एक कपड़ा निकाला, उसे पहना और गाड़ी की दिशा में आगे बढ़ गया। शियाओ यान के हिलने डुलने को देखकर शिवलैन ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ग्रुप लीडर, क्या आपको ऐसा लगता है कि शियाओ यान और दोनों कंपनी लीडर कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं? शियाओ यान की पीठ को घूरते हुए डेंजी ने अपना सामान पैक करने के बाद अचानक कहा। ये सुनकर जू लैन थम सी गई। उसकी नजर शियाओ यान की पीठ पर टिक गई। कुछ ही देर बाद उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे याद है कंपनी के नेताओं ने कहा था कि उनका एक छोटा भाई है ना? ओह, मुझे याद है, वो वही था जिसकी ताकत अजीब तरह से एक दूसरे से भी कम बनी हुई थी। हाँ, कंपनी के मुखिया के छोटे भाई का नाम भी लगता है शियाओ यान है। जू लैन ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और अपनी सुगंधित जीभ से अपने लाल होठों को चाटा। उसे कंपनी के मुखिया के भाई की यादें ताज़ा हो गईं और कुछ ही पल में उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव छा गए। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-184 अध्याय 184 भाई। रॉक डेजर्ट सिटी की यात्रा के दौरान जू लैन ने शियाओ यान की पहचान की पुष्टि करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पूछताछ की, लेकिन हर बार शियाओ यान ने उसे टालमटोल किया। इस पर वह केवल असहाय होकर उसे घूर सकती थी। हालांकि जियाओ यान ने खुद ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन जू लैन द्वारा उसके हाव भाव का सावधानीपूर्वक और विस्तृत अवलोकन करने के बाद उसके मन में एक निश्चितता उत्पन्न हो गई। उसके सामने खड़ा युवक दोषी निश्चित रूप से वही अजीब छोटा भाई था जिसके बारे में जियाओ डिंग और जियाओ ली ने बात की थी, यानी जियाओ यान। जब शियाओ यान की पहचान के बारे में निश्चित हो गई, तो जू लैन की नज़र में शियाओ यान के प्रति सतर्कता की जगह मुस्कान और कोमलता अधिक दिखाई देने लगी। रास्ते में बातचीत करते हुए तागे रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के बाहर स्थित विशाल शहर की रूपरेखा भी समूह की दृष्टि में धुंधली सी दिखाई देने लगी। रॉक डेजर्ट सिटी को नजदीक देखकर जू लैन और बाकी सबने राहत की सांस ली। यहां तक कि शियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। 10 दिनों से ज्यादा समय तक रेगिस्तान में पैदल चलने और कठिन प्रशिक्षण सहने के बाद उसका मन भी थोड़ा थक गया था। अब जब उसे आराम करने की जगह मिल गई थी, तो उसका थोड़ा उत्साहित होना स्वाभाविक था। सभी के उत्साहपूर्ण जयकारे के बीच शियाओ यान और बाकी समूह धीरे धीरे शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और उसमें प्रवेश कर गए। साम्राज्य के भीतरी क्षेत्रों के शहरों की तुलना में रेगिस्तानी इलाकों के शहर सरल और गरिमा में थे। शायद तागर रेगिस्तान के निकट होने के कारण ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था साम्राज्य के भीतरी क्षेत्रों के शहरों की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ थी। शहर के भीतर चारों ओर पूर्णतया हथियारों से लैस सैनिक गश्त करते हुए देखे जा सकते थे। शहर में प्रवेश करने के बाद जियाओ यान, जू लैन और उसके समूह के पीछे पीछे दक्षिण की ओर चल पड़ा। कुछ गलियों से गुजरने के बाद उन्हें एक ऐसा परिसर दिखाई दिया जो आकार में वुटेन शहर में जियाओ कबीले के विशाल परिसर के समान था। परिसर के शीर्ष पर एक झंडा हवा में लहरा रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी लिखा हुआ था। झंडे पर बनी आकृति से भी खून खराबे और क्रूरता का हल्का सा आभास होता था। प्रवेश द्वार पर कुछ विशालकाय और खूंखार आदमी हाथों में हथियार लिए कलम की तरह सीधे खड़े थे। उनकी पैनी निगाहें परिसर से गुजरने वाले लोगों पर लगातार घूम रही थीं। उनसे आती खून की हल्की सी गंध से ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोहे के इरादे वाले ऐसे लोग थे जो सचमुच तलवार की धार पर जीवित बचे थे। वे नौसिखिए जो सिर्फ कमर पर हथियार लटकाए खुद को भाड़े के सैनिक समझते थे, उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इस पथरीले रेगिस्तानी शहर में हमारी रेगिस्तानी धातु भाड़े की कंपनी की ताकत शीर्ष 3 में गिनी जा सकती है। केवल रेत भाड़े की कंपनी ही हमसे आगे निकल सकती है। उनके कंपनी लीडर एक दा डोशी हैं, इसलिए रेत भाड़े की कंपनी की स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। रेत भाड़े की कंपनी के अलावा पूरे पथरीले रेगिस्तानी शहर में केवल तूफान भाड़े की कंपनी ही मुश्किल से हमारी बराबरी कर सकती है। विशाल परिसर की ओर चलते हुए जूलैन मुस्कुराए और अपने बगल में खड़ी शियाओ यान को समझाते हुए बोली। उसकी मुस्कान में थोड़ा गर्व झलक रहा था। शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया, वह मन ही मन थोड़ा हैरान था। महज कुछ ही सालों में उसके बड़े भाई और छोटे भाई ने इस विदेशी धरती पर काफी दबदबा कायम कर लिया था। यह ऐसी बात थी जिसकी वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कम से कम वह जानता था कि अगर उसकी बात मानी जाए तो वह इस तरह की सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। बड़ा भाई हमेशा से ही दूसरों से ज्यादा होशियार रहा है। पिताजी भी हमेशा उसकी तारीफ करते थे। छोटा भाई सावधान और शातिर है। वह हमेशा चालाकी से काम लेता है और उसके तरीके बेरहम होते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी बेहतरीन प्रशिक्षण प्रतिभा को मिलाकर वे सचमुच एक आदर्श जोड़ी हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने इतनी सफलता हासिल की। शियाओ यान को अपने पिता द्वारा अपने दोनों बड़े भाइयों की गई तारीफें याद आ गईं और वह मन ही मन हंस पड़ा। जूलैन, क्या तुम ठीक हो? जो पहले लौटा था उसने बताया कि नाग मानवों ने तुम पर हमला किया था। जब वे परिसर में पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर खड़े लंबे चौड़े आदमियों में से एक मुस्कुराते हुए आगे आया और जूलैन से पूछा। हम ठीक हैं। लापरवाही से हाथ हिलाते हुए जूलैन मुस्कुराए और पूछा, क्या कंपनी के दोनों नेता अंदर हैं? जी हाँ, दोनों का चयन हो गया है। उस लंबे चौड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी नजर बगल में खड़े शियाओ यान पर पड़ी और अंत में उसके चेहरे पर ठहर गई। वह हंसे बिना नहीं रह सका। जब से उन्हें इस छोटे भाई का नाम पता चला है, दोनों कंपनी लीडर इतने उत्साहित हो गए हैं कि चैन से बैठ ही नहीं पा रहे।
हाँ हाँ, आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाले कंपनी लीडरों को इतना खुश देखना बहुत ही दुर्लभ है। शाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में एक गर्मजोशी सी दौड़ गई। उसने उस विशालकाय व्यक्ति को दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर जू लैन के पीछे पीछे आंगन में प्रवेश किया, जो अपना मुंह ढककर हंस रही थी। जू लैन के पीछे पीछे चलते हुए शियाओ यान कुछ छोटे रास्तों से गुजरा। चलते चलते उन्हें डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के कई सदस्य मिले। शियाओ यान को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते और वे आपस में फुसफुसाने लगते। हाँ हाँ, दोनों कंपनी लीडर अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। लगता है जो पहले लौटा है उसने तुम्हारे बारे में पहले ही प्रचार कर दिया है। आसपास के भाड़े के सैनिकों के हाव भाव देखकर जूलैन ने अपना सिर झुकाया और मीठी आवाज में कहा। शाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसके दोनों भाइयों के साथ उसके रिश्ते का अंदाजा लगा लिया था। जूलैन का पीछा करते हुए और एक छोटे रास्ते से गुजरते हुए उनके सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया। हॉल के बाहर खड़े होकर जियाओ यान को अंदर से दो परिचित पुरुषों की आवाजें सुनाई दी। उसका चेहरा अचानक थोड़ा बिगड़ गया। वे जियाओ निंग और कबीले के अन्य लोगों से अलग थे। इस दुनिया में जियाओ डिंग और जियाओ ली उसके सच्चे भाई थे, जो खून के रिश्ते से जुड़े थे। जियाओ यान का स्वभाव चाहे कितना भी शांत क्यों न हो, खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से गाढ़ा होता है। वह बेचैन हुए बिना नहीं रह सका और खुद को भूल गया। एक गहरी सांस लेते हुए शियाओ यान ने अपने बगल में खड़ी जूलैन की ओर मुस्कुराते हुए माफी मांगी। इसके बाद वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। जब दरवाजा खोला गया तो अचानक एक युवक का चेहरा सामने आया, जो देखने में शियाओ यान के चेहरे से मिलता जुलता था। वह युवक भाड़े के सैनिक की वर्दी पहने हुए था। उसका लंबा कद सीधा और मजबूत था। उसकी गहरी काली आंखों में आलस्य और निर्मम कठोरता झलक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान खिलखिला रही थी, हालांकि उसके पीछे एक हल्की सी क्रूरता और निर्ममता छिपी थी। स्पष्ट रूप से ये युवक भले ही सौम्य स्वभाव का दिखता हो, लेकिन वह उस प्रकार का व्यक्ति था जो दूसरों को तब तक नाराज नहीं करता था जब तक कि दूसरे उसे नाराज न करें। यदि कोई उसे नाराज करता तो वह उस प्रकार का क्रूर व्यक्ति था जो मरते दम तक पलटवार करता। दरवाजा खोलने वाले युवक ने बाहर खड़े युवक को घूर कर देखा। एक पल के लिए वह चौंक गया और उसका शरीर अकड़ गया। उसके चेहरे पर छिपी क्रूरता को छुपाने वाली मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी शानदार और गर्मजोशी भरी मुस्कान उभर आई, जो शायद ही कभी दिखाई देती थी। उस युवक की गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर शियाओ यान की नाक की नोक थोड़ी लाल हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। कबीले में रहते हुए, यहाँ तक कि जब वह अपाहिज हो गया था, तब भी शियाओ यान के सामने खड़ा युवक उसकी बची खुची इज्जत की रक्षा करता रहा था। वह एक खूंखार भेड़िए की तरह था जो कबीले के किसी भी सदस्य को, जो शियाओ यान का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता, बुरी तरह घायल कर देता था। ऐसा करने के बाद भी कबीले द्वारा दी गई सजा के निशानों के बावजूद वह मुस्कुराकर शियाओ यान को दिलासा देता था। दूसरे भाई, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जियाओ यान ने अपने सामने खड़े युवक को घूरते हुए कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। हा 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 हा, शियाओ यान जी, तुम सच में आ गए। हा हा। उस युवा को देखकर युवक ने अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ा। इसके बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शियाओ यान को जोर से गले लगा लिया। उसने खुशी और उत्साह से भरी आवाज में शियाओ यान के कंधों को थपथपाया। टीएल, कृपया ध्यान दें कि सियो यान जी सियो यान का उपनाम है, लेकिन यहाँ सियो का अर्थ छोटा है, जबकि सियो यान के लिए सियो एक नाम की तरह है। बचपन में उसे प्यार से शियाओ यान जी कहकर पुकारा जाता था। ये सुनकर शियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किसी को पता चले बिना ही उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कड़वाहट से हंसते हुए कहा, दूसरे भाई, क्या तुम मुझे पीट पीट कर मार डालना चाहते हो? छोटे बच्चे, बुरा नहीं है। क्या तुम्हारे शरीर की अजीब समस्या हल हो गई है? जियाओ ली मुस्कुराया और जियाओ यान को छोड़ दिया। उसने जियाओ यान के कंधों पर थपथपाया और खुशी से पूछते हुए जियाओ यान पर नजर घुमाई। हाँ, जियाओ यान ने सिर हिलाया। चलो, पहले बड़े भाई से मिल लेते हैं। वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते हुए उसने शियाओ यान को पकड़ा, मुड़ा और हॉल में तेजी से चला गया। शियाओ यान के बगल में खड़ी जूलैन को नमस्कार करने का समय भी नहीं मिला। हॉल में प्रवेश करते ही जियाओ यान की निगाह नेता की कुर्सी पर बैठे युवक पर पड़ी। उसने सफेद वस्त्र पहन रखा था और जियाओ यान को कमरे में प्रवेश करते देख वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें आम लोगों की आंखों से कहीं अधिक चमकदार थीं और उनमें एक ऐसी बुद्धिमत्ता और धूर्तता झलक रही थी जिसे पहचानना मुश्किल था। शाओ यानजी, तुम्हें देखे हुए कुछ साल हो गए। तुम सचमुच बड़े हो गए हो। सफेद कपड़े पहने युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ और शाओली के बराबर कद वाले युवक को घूरने लगा। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में स्नेह और कोमलता का भाव था। बड़े भाई, शियाओ यान ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में उठ रही हलचल को दबाया। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे सफेद कपड़े पहने उस युवक की तरह शांत होते जा रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई दिन ब दिन और भी आकर्षक होते जा रहे हैं। ये देखकर कि शियाओ यान आसानी से अपने दिल की भावनाओं को दबा सकता है, सफेद कपड़े पहने युवक के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाकर प्रशंसा की, छोटे बच्चे, लगता है हमारे जाने के बाद तुमने बहुत कुछ अनुभव किया है। इस तरह की मानसिक शक्ति की तुलना शायद तुम्हारा दूसरा भाई भी न कर पाए। इस तरह का माहौल बहुत असहज हो सकता है, लेकिन उस माहौल के बिना मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचने में वाकई बहुत मुश्किल होती। जियाओ यान ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया।
के ये तो स्वाभाविक ही है कि तुम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। तुम्हारा दूसरा भाई मुझे कोसता रहा है कि मैंने तुम्हें उस समय अपने साथ क्यों नहीं ले गया। लेकिन जियामा साम्राज्य में इतने लंबे सफर के बाद हम दोनों बाल बाल बचे थे। अगर हम तुम्हें साथ ले जाते तो क्या हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा देते। कबीले में रहकर कम से कम पिताजी तुम्हारा ख्याल तो रख पाते। शियाओ डिंग मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, ठीक है। हमारा एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बीते समय की निराशाजनक बातों को यहीं रोकते हैं। शुक्र है कि शियाओ यानजी को कुछ नहीं हुआ, वरना भविष्य में जब मैं वापस आऊंगा तो उन छोटे कमीनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। शियाओ ली ने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, चलो उन निराशाजनक बातों के बारे में बात नहीं करते। जियाओ डिंग मुस्कुराया, अपनी नजर जियाओ यान पर डाली और हंसते हुए बोला, छोटे लड़के, लौटे हुए भाड़े के सैनिक से मिली रिपोर्ट के आधार पर तुम्हारी ताकत तो मानो दोषी के स्तर तक पहुंच गई है। ये सुनकर शियाओ यान के बगल में बैठा शियाओ ली आश्चर्यचकित होकर शियाओ यान को घूरने लगा। उसे याद आया कि जब वह गया था तब शियाओ यान तीसरे और चौथे चरण के दो झीली के बीच बारी बारी से अभ्यास कर रहा था। इन 3-4 वर्षों के छोटे से समय में वह वास्तव में उन दोनों के बराबर पहुंचने वाला था। हाँ, कुछ समय पहले प्रशिक्षण के दौरान मुझे डोशी के पद पर पदोन्नत किया गया था। वाह वाह, कितना शानदार। इस तरह की ट्रेनिंग की रफ्तार तो तुम्हारी जवानी के चरम प्रदर्शन से भी कहीं ज्यादा है। शियाओ यान को सिर हिलाते देख शियाओ डिंग और शियाओ ली भी वाहवाही करने से खुद को रोक नहीं पाए। हे, मेरे पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिर 3 साल की समय सीमा नजदीक आ रही है। शियाओ यान ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा। 3 साल की समय सीमा। शियाओ डिंग और शियाओ ली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर बाद शियाओ ली के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आवाज भयावह और क्रूर थी। उसने कहा, मैंने सुना है कि नालन कबीले की नालन यानरान शियाओ कबीले में जाकर पिताजी पर सगाई तोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जियाओ डिंग ने भावहीन मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में थोड़ी सी ठंडक थी। डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की मौजूदा ताकत के साथ मिस्टी क्लाउड सेक्ट से लड़ना वाकई नामुमकिन था। लेकिन वह सहनशीलता का धनी था। इतने सालों तक संघर्ष करने और खुद को निखारने के बाद उसकी सहनशीलता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। रॉक डेजर्ट सिटी में चालाक लोमड़ी जियाओ डिंग और क्रूर भेड़िया जियाओली के नाम से ही उनके विरोधी बेहद चिंतित हो जाते थे। हाँ, मैं इन सब चीजों का ख्याल रख लूंगा। बड़े भाई, छोटे भाई, आप निश्चिंत रहिए और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। भविष्य में हो सकता है मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दूं और तब मुझे अपनी जान बचाने के लिए आप दोनों पर निर्भर रहना पड़े। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मजाक किया। शियाओ डिंग और शियाओ ली ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, भविष्य में जो भी हो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हम भाई हैं। उस समय जब तुम्हारे दूसरे भाई और मैंने इस डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की स्थापना की थी, हम दोनों तुम्हारे लिए भविष्य में एक सुरक्षित स्थान बनाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हें अब हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। शियाओ यान अनायास ही मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान में गर्मजोशी का भाव झलक रहा था। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-185 अध्याय 185 किंग लिन। रॉक डेजर्ट सिटी में शियाओ यान के पहुंचने के बाद वाली रात को शियाओ यान, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, ने एक अपवाद बनाया और शियाओ डिंग और शियाओ ली के साथ खुशी खुशी एक शराब की दुकान पर गया। अगले दिन जब शियाओ यान नींद से जागा तो उसका दिमाग सुस्त सा था और आंखें धुंधली दिख रही थीं। उसने देखा कि आसमान उजाला हो चुका था। अपने थोड़े दर्द भरे सिर को सहलाते हुए उसने सिर झुकाया और अपने शरीर पर लिपटी पतली रजाई को देखा, फिर धीरे धीरे उठ बैठा। सिर को जोर से झटकने के बाद उसने कड़वी मुस्कान बिखेरी, पैर आपस में सटा लिए और हाथ पर अभ्यास मुद्रा बनाई। वह अभ्यास की मुद्रा में आ गया और अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा को बाहर निकालने लगा। कुछ देर अभ्यास करने के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपनी उंगली को झटका दिया और उसमें से शराब की घनी भाप की एक पतली लकीर निकली। शरीर से शराब निकल जाने के बाद जियाओ यान ने आराम से सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक बार फिर अपनी पुरानी शांति को प्राप्त कर लिया। गाजी शियाओ यान के आंखें खोलने के कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा अचानक धीरे से खुल गया। एक सुंदर और आकर्षक महिला चुपचाप अंदर आई। हालांकि जब उसने शियाओ यान को बिस्तर पर बैठे देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई और जल्दी से झुककर प्रणाम किया। दबी आवाज में उसने पूछा, शियाओ यान, क्या आप जाग गए हैं? कमरे में दाखिल हुई लड़की देखने में बहुत बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वह शियाओ यान से थोड़ी छोटी है। उसने हल्के हरे रंग की सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। उसका शरीर भले ही छोटा था लेकिन अजीब तरह से काफी परिपक्व लग रहा था, मानो वह बिल्कुल भी अपरिपक्व न हो। उसका अंडाकार चेहरा प्यारा और नाजुक था, बिल्कुल एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा। उसका संकोची स्वभाव किसी चिंतित खरगोश जैसा था, जिसे देखकर लोग उस पर तरस खाने लगते थे। पहली बार हरे रंग के कपड़े पहनी इस लड़की को देखकर शियाओ यान भी असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जल्दी से उसे एक दोस्ताना इशारा किया। युवा स्वामी शियाओ यान, मैं आपकी धुलाई में मदद करूं। बिस्तर के पास रखे लकड़ी के रैक पर पानी का बेसिन धीरे से रखते हुए प्यारी लड़की ने बिस्तर के पास चिंतित होकर खड़ी होकर धीमी आवाज में कहा, हे, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए शियाओ यान बिस्तर से नीचे उतरी और लकड़ी के रैक के पास आकर बेतरतीब ढंग से नहाने लगी।
लड़की की घबराहट भरी मुद्रा को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारा नाम क्या है? टीएल। वॉश का मतलब है चेहरा, दांत धोना। ये सुनकर लड़की थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम किंगलिन है। ओह। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने एक तौलिया उठाया और अपना चेहरा पोंछा। इसके बाद उसने तौलिया बेसिन में फेंक दिया, आसमान की ओर मुंह किया और ताजी और ठंडी हवा में सांस ली। जब उसने देखा कि शियाओ यान ने अपना स्नान पूरा कर लिया है, तो किंगलिन ने पानी का बेसिन कसकर पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर चल पड़ी। लड़की के सुंदर और पतले शरीर को निहारते हुए शियाओ यान की निगाह अचानक उसकी कमर पर टिक गई, जिसे देखकर गले लगाने का मन करता था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि जब लड़की की पतली कमर हिलती है तो एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है, मानो कोई खूबसूरत नागिन मोहक ढंग से अपनी कमर मटका रही हो। धत्तेरे की, ये कैसे कैसे बेतुके ख्याल आ रहे हैं। इस बेतुके विचार पर शियाओ यान खुद को कोसते हुए जोर से हंस पड़ा। वह पलंग के पास लौटा, भारी जुबान रूलर की मूठ पकड़ी और पूरी ताकत से उसे उठा लिया। हल्की सी आह भरकर उसने उसे अपने कंधों पर रख लिया। शियाओ यान ने हल्के से अपना शरीर उछाला और मुस्कुराया। 1 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वह भारी जुबान रूलर के भारीपन का पूरी तरह आदी हो चुका था। हालांकि हर बार जब वह भारी जुबान रूलर को उतारता तो उसकी गति और ताकत में जबरदस्त उछाल आ जाता। शियाओ यान का मानना था कि किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय गति और ताकत में यह अचानक वृद्धि प्रतिद्वंद्वी को चौंका देगी। उसने फिर से हैवी जुबान रूलर की मूठ को हथेली से पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। एक तीव्र दबाव की आवाज के साथ उसके बगल में रखा लकड़ी का रैक अचानक हमले से चटक गया। टूटी हुई लकड़ी की रैक को देखकर जियाओ यान ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया, फिर भारी जुबान रूलर को वापस अपनी पीठ पर रख लिया। प्रवेश द्वार पर पानी साफ करके लौटी किंगलिन ने हैरानी से हल्की सी आह भरी। इसके बाद वह जल्दी से दौड़ी, नीचे बैठ गई और जमीन पर पड़े कपड़े उठा लिए। व्यस्त छोटी बच्ची को देखते हुए जियाओ यान ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। उसने क्षमा मांगते हुए नीचे बैठकर हाथ बढ़ाया और गिरे हुए कपड़े उठाने ही वाला था कि उसकी निगाह अचानक किंगलिन की बर्फ जैसी सफेद कलाई पर टिक गई, जो उसकी आस्तीन के नीचे से दिखाई दे रही थी। बर्फ जैसी सफेद कलाई पर असल में हरे रंग के कुछ धब्बे उगाए थे। क्या ये सांप की खाल जैसे थे? उसकी निगाहें आश्चर्य से किंगलिन पर टिक गईं। फिर शियाओ यान की नजर अनायास ही उसके पैरों की ओर गई, लेकिन उसे वहां सांप की पूंछ नहीं दिखी। उसे केवल 3 इंच लंबे 2 छोटे पैर ही दिखाई दिए। कपड़े समेट रही किंगलिन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। जब उसने शियाओ यान के हैरान चेहरे को देखा तो उसकी नजर भी उसी ओर गई और धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आखिरकार उस बांह पर रुक गई जो गलती से दिख गई थी। उसका प्यारा सा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने अपनी आस्तीनें नीचे खींची और सावधानी से 2 कदम पीछे हट गई। इसके बाद उसने अपने छोटे पैरों को हाथों से पकड़ लिया, दीवार के कोने से टेक लगाकर बैठ गई। उसका छोटा सा शरीर भी कांपने लगा। मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। नन्ही बच्ची कांपते हुए अपने छोटे छोटे पैरों को गले लगा लिया। उसकी दबी हुई आवाज में थोड़ी घबराहट थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छोटी बच्ची के संवेदनशील स्वभाव को देखकर जियाओ यान को बहुत दुख हुआ। उसने किंगलिन के संकोची स्वभाव को देखते हुए मन ही मन एक गहरी आह भरी। उसने दूसरों से सुना था कि तागे रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में कभी कभी ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिनका नाग मानवों से संबंध होता है। तर्क के अनुसार नाग मानव और मनुष्य के बीच संबंध होने पर आमतौर पर गर्भधारण नहीं होता, लेकिन हर नियम का अपवाद हो सकता है। थोड़ी सी संभावना थी कि नाग मानव से संबंध रखने वाली औरतें गर्भवती हो जाएं और अंततः बच्चे को जन्म दें। हालांकि बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन मानव और नाग मानव दोनों के रक्त से युक्त इस प्रकार के बच्चे का आमतौर पर 2 साल से अधिक जीवित रहना मुश्किल होता था। हालांकि शियाओ यान के सामने खड़ा किंगलिन 13 या 14 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। आखिर हुआ क्या था? शियाओ यान ने उस छोटी बच्ची को दया भरी निगाहों से देखा और कड़वी मुस्कान दी। अगर वो बुढ़ापे तक जी भी ले तो क्या फायदा? किंगलिन जैसी शख्सियतों को इंसान और नाग मानव दोनों ही अभिशाप समझेंगे। इतने साल जीने के बाद भी तिरस्कार भरी निगाहों और उपहास के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे किंगलिन के पास आते हुए शियाओ यान ने अपना शरीर झुकाया और नन्ही बच्ची के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। इसके बाद उसने बच्ची के डरे हुए चेहरे के नीचे उसका हाथ पकड़ा और सावधानी से उसकी आस्तीन खोली। उसने हरे रंग के सांप के शल्कों को देखा और अचानक कोमल और मधुर स्वर में कहा, कितने सुंदर शल्क हैं। ये सुनकर छोटी बच्ची का भयभीत चेहरा एकदम भावहीन हो गया। जन्म से ही शियाओ यान ही वह पहली व्यक्ति थी जिसने कहा था कि तराजू, जिससे वह खुद भी डरती थी, सुंदर है। सदमे से ग्रस्त उस कमजोर सी नन्ही सी आत्मा के भीतर एक अजीब सी भावना चुपके से उभर आई। अपनी आंखें खोलते हुए, जिनसे एक असामान्य और मोहक एहसास निकल रहा था, उसने दबी आवाज में कहा, क्या छोटे मालिक को डर नहीं लग रहा? किंगलिन की नम आंखों को घूरते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उनका रंग हल्का हरा था। इसके अलावा पुतलियों के भीतरी हिस्से में 3 अत्यंत छोटे गहरे हरे धब्बे छिपे हुए दिखाई दे रहे थे। उन कुछ हद तक राक्षसी गहरे हरे रंग की पुतलियों को ध्यान से देखते हुए जियाओ यान अचानक कुछ खोया खोया सा महसूस करने लगा। एक पल बाद उसका दिल अचानक कांप उठा और वह तुरंत होश में आ गया। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव हल्का सा उभर आया। ये किस तरह की राक्षसी आंखें थीं? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद भी वह कुछ खोया खोया सा क्यों हो गया? सदमे से उबरते हुए जियाओ यान ने एक बार फिर छोटी बच्ची की आंखों की पुतलियों को देखा।
लेकिन वह ये देखकर दंग रह गया कि वे 3 छोटे गहरे हरे धब्बे वास्तव में गायब हो गए थे। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? जियाओ यान ने अचंभित स्वर में बुदबुदाया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और एक पल के लिए उस छोटी बच्ची को फिर से घूरने लगा। उसकी आंखों का रंग हल्का हरा होने के अलावा उसके चेहरे पर कोई छोटे छोटे धब्बे नजर नहीं आ रहे थे। उफ, ये तो शायद कल रात की शराब का असर था। बेबसी से सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने किंग लिन की आस्तीन नीचे खींची। फिर उसने उसे उठने में मदद की और अपने कंधे की ऊंचाई पर खड़ी इस शर्मीली लड़की को देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए उसने माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। किंग लिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसका छोटा हाथ इतना बेचैन था कि उसने उसके हाथ में पकड़े कपड़ों को सिकोड़ दिया। जन्म से लेकर अब तक शियाओ यान ही वह पहली व्यक्ति थी जिसने उससे माफी मांगी थी। युवक, इस दौरान मैं आपकी निजी सेविका रहूंगी। यदि कोई बात हो तो आप किंग लिन को निर्देश दे सकते हैं। किंग लिन ने झुककर धीरे से कहा। शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? कंपनी के प्रमुख शियाओ डिंग और शियाओ ली कंपनी के कामकाज संभालने के लिए पहले ही जा चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि अगर युवा मालिक उनसे मिलना चाहें तो मैं आपको सामने वाले प्रांगण में स्थित बैठक कक्ष में ले जा सकता हूं। किंग लिन ने कोमल स्वर में कहा। ओह, चूंकि वे व्यस्त हैं तो रहने दीजिए। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने हैवी जुबान रूलर उठाया और बाहर निकल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मुझे इस डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी का दौरा करवाए। हाँ, विनम्रता से जवाब देने के बाद किंग लिन ने ध्यानपूर्वक उसका अनुसरण किया। कमरे से बाहर निकलते ही बाहर की धूप सीधे नीचे की ओर पड़ रही थी, जिससे शरीर बेहद गर्म महसूस हो रहा था। हालांकि रेगिस्तान बहुत गर्म था, फिर भी सुबह का समय था और धूप की गर्मी इतनी नहीं थी कि शरीर को असहनीय गर्मी महसूस हो। मर्सेनरी कंपनी के भीतरी इलाकों में किंग लिन के साथ चलते समय रास्ते में मिलने वाले भाड़े के सैनिक शाओ यान को दोस्ताना अंदाज में अभिवादन करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी शाओ यान की पहचान जानते थे। हालांकि जब उनकी नजर बगल में खड़ी किंग लिन पर पड़ी तो उनकी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। उनमें से कुछ की आंखों में हल्की सी घृणा भी झलक रही थी। जब जियाओ यान ने उनके ऐसे हाव भाव देखे तो वह केवल असहाय होकर आह भर सका। ऐसा लग रहा था कि किंग लिन की पहचान के बारे में ये लोग भी जानते थे। जब जियाओ यान अपाहिज हो गया था तब उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। यही कारण था कि वह किंग लिन जैसी असहाय और दयनीय पर दया दिखा रहा था। हालांकि रेगिस्तान की सीमा पर स्थित भाड़े के सैनिकों के समूह का नागजनों के साथ ऐसा खूनी द्वेष था जिसे मिटाना मुश्किल था। जब भी इन भाड़े के सैनिकों को याद आता कि उनके सामने खड़ी उस छोटी बच्ची के शरीर में नागजनों का गंदा खून बह रहा है तो वे अनायास ही घृणा का भाव प्रदर्शित कर देते। इस तरह की भावना को दबाना लगभग असंभव था। ये घृणा मनुष्यों और नागजनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों और शत्रुता से उत्पन्न हुई थी। मानव और नाग मानव दोनों का रक्त एक साथ धारण करने के कारण किंग लिन को दोनों ओर से घोर अन्याय का सामना करना पड़ा। इस बारे में सोचते हुए वह सबसे भोली लड़की थी। जब किंग लिन रास्ते में शियाओ यान के साथ साथ चल रही थी तो आसपास से आती घृणा भरी निगाहों को देखकर उसका छोटा सा सुंदर शरीर थोड़ा सा कांप उठता था। उसका प्यारा सा चेहरा, जिसे देखकर कई लोग प्रशंसा से भर उठते, उदासी से भरा हुआ था। एक मोड़ से गुजरते हुए जियाओ यान ने आह भरी। वह धीरे से रुका और किंग लिन की ओर सिर झुकाया, जिसका चेहरा उसकी आह के कारण अचानक बेचैन हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, किंग लिन, दूसरों की निगाहों की परवाह मत करो। बस इतना याद रखो कि तुम दूसरों के लिए नहीं जीती हो, तुम अपने लिए जीती हो। ये कहकर जियाओ यान ने किंग लिन के सिर पर हाथ फेरा और दूर चला गया। शाओ यान की बातें सुनकर किंग लिन वहीं खड़ी रह गई, असमंजस में। कुछ देर बाद उसके प्यारे और मनमोहक चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से सिसकी ली। अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते ही उसकी गहरे हरे रंग की आंखों में 3 छोटे छोटे हरे धब्बे अचानक चुपचाप उभर आए। धन्यवाद, युवा स्वामी शियाओ यान। जैसे ही उसने धीरे से वह वाक्य कहा, किंग लिन के छोटे से चेहरे पर अचानक मोहक मुस्कान छा गई। इसके बाद वह खुशी से चलने लगी और अपने सामने चल रहे युवक के पीछे पहुंच गई। संपर्क सेवा की शर्तें। आकाश में युद्ध। सी 186। अध्याय 186। प्रतियोगिता। युवा स्वामी, जाग जाओ। सुबह सुबह किंग लिन ने धीरे से आवाज लगाई। उसके हाथ उसकी पतली कमर पर थे और उसका सुंदर छोटा चेहरा असहाय होकर बिस्तर पर लेटे हुए, रजाई को गले लगाकर सोते हुए शियाओ यान को देख रहा था। किंग लिन की चीख सुनकर शियाओ यान अधमरी हालत में अपनी आंखें खोल बैठा। भारी पलकों के साथ वह आलस से उठ बैठा और किंग लिन को अपने बगल में होंठ फुलाए देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बिस्तर पर आलस करने का विचार छोड़ दिया। किंग लिन के कोमल और नन्हे हाथों के सहारे उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। युवा स्वामी, आप किंग लिन को आपकी नींद खराब करने के लिए दोष नहीं दे सकते। आज डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी की प्रतियोगिता है जो हर 3 महीने में एक बार होती है और कंपनी के लिए इन 3 महीनों का सबसे व्यस्त समय भी होता है। कल रात आपने मुझे जगाने के लिए कहा था, वरना। इतना कहते कहते किंग लिन के सुंदर छोटे चेहरे पर हल्की सी लालिमा आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, वरना आपने कहा था कि किंग लिन की कमर पर चोट लगेगी। खांसी। सुबह सुबह जब कोई व्यक्ति नींद से जागता है तो वह अपने चरम पर होता है। हालांकि उसके सामने बैठी किंग लिन 13 या 14 वर्ष की ही थी, लेकिन शायद मनुष्य और सांप दोनों के अंशों से युक्त होने के कारण उसका शरीर सही जगहों पर उभरा हुआ और धंसा हुआ था।
जहां भरा होना चाहिए था वहां भरा हुआ और सही जगहों पर पतला। ये सभी बातें उन लोगों के लिए घातक प्रलोभन थी जिनकी पसंद कुछ अलग ही होती थी। हालांकि शियाओ यान को इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी ऐसे समय में उसके मन में उत्साह जाग उठता था। सौभाग्य से उसने उस उत्साह को तुरंत दबा लिया, वरना वह शर्म से मर जाता। किंगलिन के कोमल छोटे हाथों ने शियाओ यान की तब तक मालिश की जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। शियाओ यान ने अपनी आलसी कमर को फैलाया और शरारती हंसी हंसते हुए कहा, ये जीवन शैली तो वाकई एक युवा मालिक की है। भविष्य में जब मेरे साथ ऐसा विचारशील व्यक्ति नहीं होगा तो क्या मुझे पहले जैसी जिंदगी में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। ये सुनकर किंगलिन के दिल में एक मिठास सी दौड़ गई। साथ रहने के इन कुछ दिनों में उसका और शियाओ यान का रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया था। शियाओ यान का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर किंगलिन उसकी सेवा जारी रखने के लिए बेहद उत्सुक हो गई थी। यदि स्वामी जी चाहें तो किंगलिन एक सेविका के रूप में आपके साथ रह सकती है। किंगलिन ने फुसफुसाते हुए अपने छोटे हाथ से शियाओ यान की आस्तीनों की सिलवटों को सीधा किया। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही रहूंगी। 10 दिन बाद मुझे रेगिस्तान पार करके अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। ऐसे माहौल में अगर तुम्हारे जैसी कोई लड़की मेरे साथ आए तो तुम मुसीबत मोल ले रही हो। चिंता मत करो, जाने से पहले मैं बड़े भाई से कह दूंगी कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। शियाओ यान ने किंगलिन के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। शियाओ यान की बातें सुनकर किंगलिन की झुकी हुई आंखों में थोड़ी निराशा झलक उठी। हालांकि कुछ ही क्षण बाद उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युवा स्वामी, हमें चलना चाहिए, प्रतियोगिता शायद शुरू हो चुकी होगी। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए शियाओ यान ने भारी जुबान रूलर को अपनी पीठ पर लादा और कमरे से बाहर निकल गया। सतर्क किंगलिन ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजा खोला, पीछे मुड़ी और शियाओ यान को एक कोमल और प्यारी सी मुस्कान दी। ये प्रतियोगिता एक शक्ति परीक्षण थी जिसे डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी हर 3 महीने में एक बार आयोजित करती थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य टुकड़ी के सदस्यों को प्रशिक्षण में मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन प्रतियोगिताओं के विजेता को आमतौर पर अपना एक छोटा समूह बनाने और टीम लीडर बनने का अधिकार मिल जाता था। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी में भाड़े के सैनिकों के बीच कड़ी मेहनत और लगन से काम करने की संस्कृति प्रचलित थी। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण डेजर्ट मेटल के सदस्यों की शक्ति में वृद्धि की दर अन्य भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। इस प्रकार रॉक डेजर्ट सिटी में भाड़े के सैनिकों की कंपनियों में डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी शीर्ष पर थी। शियाओ यान भी इस तरह की प्रतियोगिता के सकारात्मक प्रभाव से सहमत था। जैसा कि शियाओ यान को उम्मीद थी, इस प्रतियोगिता का सुझाव उसके बड़े भाई ने दिया था, जो हमेशा से ही बहुत बुद्धिमान थे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता की शुरुआती कमियां धीरे धीरे दूर हो चुकी थीं। इस प्रकार प्रतियोगिता का प्रभाव भी लगातार उल्लेखनीय होता जा रहा था। भाड़े के सैनिकों की कंपनी के परिसर में कुछ चक्कर लगाने के बाद शियाओ यान की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसी की तरह जल्दबाजी में थे और अभी अभी उठे थे। मिलते ही उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर पिछवाड़े में बने प्रशिक्षण मैदान की ओर दौड़ पड़े। शायद ये शियाओ यान की वजह से था। अब जब डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के सदस्य किंगलिन से मिले तो उनके चेहरों पर घृणा का भाव काफी हद तक दबा हुआ था। हालांकि उनका व्यवहार उसके प्रति ठंडा ही रहा, लेकिन अब वे पहले की तरह उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। शियाओ यान का प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे दूसरों की तरह जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। वह और किंगलिन खुशी खुशी बातें करते हुए धीरे धीरे पिछवाड़े की ओर चल पड़े। जब तक वे दोनों प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे तब तक कई जगहों पर भयंकर झड़पें शुरू हो चुकी थीं। मैदान में लगभग 100 लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, जबकि नीचे दर्शक उत्तेजित भावों के साथ चिल्ला रहे थे। कुछ जगहों पर तो लोग इस बात पर सट्टा भी लगा रहे थे कि आखिर में 5 लोग कौन बचेंगे। युद्ध क्षेत्र के बाहर एक विशाल चट्टान पर खड़े होकर शियाओ यान ने किंगलिन को ऊपर खींच लिया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण मैदान में चल रहे कुटिल युद्ध को देखने लगे। कभी कभी जब वे कुछ कुटिलतापूर्ण हरकतें देखते तो वे अनजाने में हंसने से खुद को रोक नहीं पाते। युवा स्वामी, कंपनी लीडर शियाओ डिंग और अन्य लोगों पर हैं। जब शियाओ यान ध्यान से देख रहा था तभी उसके बगल में खड़ी किंगलिन ने अचानक प्रशिक्षण मैदान के दूसरी ओर एक ऊंचे चबूतरे की ओर इशारा किया और शियाओ यान को देखकर मुस्कुराए। ओह! जियाओ यान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने नजरें उठाकर देखा। उसने जियाओ डिंग और जियाओ ली को ऊंचे चबूतरे पर बैठे देखा। उनके बगल में कुछ लोग थे जिन्होंने डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की वर्दी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे कंपनी के उच्च अधिकारी थे। पिछले कुछ दिनों में वह उन सभी से मिल चुका था, इसलिए वह उन्हें कुछ कुछ पहचान सकता था। जब शियाओ यान उन्हें देख रही थी तभी शियाओ डिंग और शियाओ ली ने भी अपनी निगाहें उनकी ओर घुमा लीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, अनायास ही मुस्कुराए और हाथ हिलाए। जैसे ही जियाओ यान अपनी नजर हटाने ही वाला था, उसने अचानक जियाओ ली का इशारा देखा और पल भर के लिए थम गया। उसके बाद जियाओ यान ने युद्ध के मैदान की ओर और फिर अपनी ओर इशारा किया। ये देखकर जियाओ ली मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर झुकाया और अपने बगल में खड़े जियाओ डिंग से कुछ कहा। जियाओ डिंग के असहाय चेहरे को देखकर वह ऊंचे चबूतरे से कूदकर युद्ध के मैदान के बीचों बीच जा गिरा। शियाओ ली की हरकत देखकर शियाओ यान ने बेबसी से अपनी आंखें घुमाईं। उसने बगल में खड़ी किंगलिन से कुछ कहा और अचानक विशाल चट्टान पर पैर पटका। एक जोरदार धमाके के साथ वह युद्ध के मैदान में जा गिरा, हवा में उछला और दोनों पैरों से मैदान पर कदम रखा।
हाँ हाँ शियाओ यानजी, मुझे देखने दो कि तुम कुल के नन्हे प्रतिभाशाली इन कुछ वर्षों में कितने शक्तिशाली हो गए हो। शियाओ ली की आवाज, जो डोऊची के साथ सुनाई दे रही थी, ने प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर के शोर को दबा दिया। कंपनी का दूसरा नेता। श्याओ ली की तेज चीख सुनकर आसपास के लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी निगाहें उत्साह से भर उठीं और वे जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। पल भर में प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर गूंजती जोशीली चीखें एक ऐसी ध्वनि तरंग में बदल गईं जो बादलों तक पहुंच गई। दूसरे भाई, तुम्हारा छोटा भाई मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आसपास के गर्मागर्म माहौल ने शियाओ यान के दिल में जोश भर दिया। उसने भारी जुबान रूलर की मूठ पकड़ी और उसे अचानक खींच लिया। केयांग की आवाज के साथ उसने झुकी हुई पकड़ से भारी रूलर को पकड़ा और बेबाकी से हंस पड़ा। हा हा, बढ़िया। ये देखकर शियाओ ली जोर से हंस पड़ा। उसने अपना हाथ झटका और उसकी हथेली में टंगस्टन स्टील का एक लंबा भाला प्रकट हो गया। अचानक उसके शरीर से चांदी के रंग की डोची ऊर्जा निकली और उसकी त्वचा पर चांदी के रंग की डोची ऊर्जा का आवरण बन गया। इन कुछ वर्षों में जब हम नहीं मिले, तब भी दूसरे भाई की बिजली जैसी डोची और भी निखर गई है। शियाओ यान की नजर शियाओ ली के शरीर पर लिपटे चांदी जैसे रंग के डोची आवरण पर पड़ी और वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। शियाओ ली की बिजली जैसी डोची बेहद दुर्लभ थी। इसमें जबरदस्त आक्रमण शक्ति के साथ साथ लकवा मारने की क्षमता भी थी। युद्ध में ये वाकई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती थी। धीरे धीरे एक गहरी सांस छोड़ते हुए शियाओ यान के शरीर में मौजूद बैंगनी ज्वाला डोची तेजी से प्रवाहित हुई। क्षण भर बाद बैंगनी ज्वालाओं से युक्त एक डोची आवरण ने शियाओ यान को अपने भीतर लपेट लिया। अरे वाह! शियाओ यान द्वारा बुलाए गए बैंगनी ज्वाला डोची चोगे को देखकर शियाओ ली प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपना लंबा भाला कसकर पकड़ा और चिल्लाया, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही शियाओली की आवाज खत्म हुई, लगभग एक ही समय में उसका और शियाओ यान का शरीर हरकत में आया। उनके पैर जमीन पर पड़े और वे तेजी से आगे बढ़े। उन दोनों को अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र में रास्ता बनाते देख आसपास के भाड़े के सैनिक एक बार फिर उत्साहित हो गए। दो दोषी के बीच लड़ाई देखना उनके लिए दुर्लभ था। आज इस लड़ाई को देखने वाले ये लोग बेहद रोमांचित हो गए। युवा स्वामी, आगे बढ़ो। विशाल चट्टान पर खड़ी किंगलिन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उसने कोमल स्वर में चिल्लाया, हाँ हाँ, कंपनी लीडर, आपको क्या लगता है कि दूसरे कंपनी लीडर या भाई शियाओ यान में से किसके जीतने की संभावना अधिक है? ऊंचे चबूतरे पर खड़ी जू लैन की निगाहें युद्ध के मैदान पर टिक गईं और उसने प्यारी सी हंसी के साथ पूछा। जू लैन का सवाल सुनकर शीर्ष स्तर पर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने अपनी निगाहें घुमाईं और जियाओ डिंग को देखा, जो कंपनी में सभी मामलों पर दैनिक निर्णय लेता था। सबकी निगाहें अपनी ओर खींचे हुए जियाओ डिंग ने मानो कुछ हुआ ही न हो चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया, मैदान पर नजर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई का वर्तमान स्तर 4 सितारा डोओशी है। जिस गति से वे अभ्यास कर रहे हैं, वे जल्द ही 5 सितारा स्तर पर पहुंच जाएंगे। श्याओ यानजी की वर्तमान शक्ति केवल डोओशी वर्ग में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के स्तर की है। इसके अलावा दूसरा भाई बिजली प्रकार की डोऊची का उपयोग करता है, जिसका अनुभव यहाँ मौजूद सभी लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। हालांकि मुझे श्याओ यानजी की बैंगनी ज्वाला डोऊची के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ही बताए, किसके जीतने की संभावना अधिक है? श्याओ डिंग की आंखों में धूर्तता झलकती हुई उसने उत्तर दिया, लगता तो यही है कि दूसरी कंपनी का नेता निश्चित रूप से जीत जाएगा। आखिर उनकी ताकत में कुछ ही सितारों का अंतर है। ये सुनकर जू लैन ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और थोड़ी निराशा भरी आवाज में बोली। वह सचमुच शियाओ ली को हारते हुए देखना चाहती थी। हे, शियाओ डिंग हंसते हुए अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के से थपथपाया। उसकी निगाहें युद्ध क्षेत्र में खड़े बैंगनी ज्वाला डोऊची से ढके युवक पर टिकी थीं। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर कोई और होता तो शायद उसके जीतने का कोई मौका ही न होता। लेकिन मेरे छोटे भाई के बारे में आप सामान्य बुद्धि से फैसला नहीं कर सकते। वह छोटा लड़का बचपन से ही अपनी असली ताकत छुपाता रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी असली ताकत सिर्फ ऊपरी दिखावे तक ही सीमित है। इस मुकाबले में शियाओ यानजी के जीतने की संभावना कहीं अधिक है। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-187 अध्याय 187 भाइयों के बीच एक प्रतियोगिता। उस विशाल खाली मैदान में चांदी और बैंगनी रंग की एक मानव आकृति ने अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र में 2 रास्ते बना दिए थे। उन दोनों के गुजरने के बाद एक लंबा खाली स्थान रह गया था। धमाका, धातुओं के आपस में टकराने की स्पष्ट ध्वनि के बाद युद्ध क्षेत्र के केंद्र से एक प्रचंड ऊर्जा तरंग तेजी से निकली। पल भर में उनके 10 मीटर के दायरे में चल रही अव्यवस्थित लड़ाई रुक गई और एक खाली वृत्त बन गया। भारी जुबान रूलर को कसकर पकड़े हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उस लंबे भाले को घूरकर देखा जो किसी विषैले सांप की तरह चालाकी से उसकी ओर वार कर रहा था। भाले के शीर्ष पर एक चांदी की बिजली की चिंगारी बार बार चमक रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान ने अपने हाथ में भारी रूलर को जोर से घुमाया। क्लैंक, भाले की नोक शासक के विशाल शरीर से टकराए। भारी भरकम शासक की ताकत के दबाव में पतला और कमजोर लंबा भाला एक खतरनाक चाप में चकनाचूर हो गया और उसकी नोक भाले के हैंडल पर जा लगी, जिसे जियाओली ने पकड़ रखा था। ही, लड़के, तुम तो बड़े बलवान हो। पहले वार के बाद खुद को थोड़ा कमजोर देखकर जियाओली मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी हथेली पर डोऊची इकट्ठा होने लगी और भाले के हैंडल पर जोर से टकराए। बिजली की एक लहर भाले से गुजरी और तेजी से भारी रूलर में प्रवेश कर गई।
जैसे ही विद्युत प्रवाह भारी शासक में प्रवेश किया, भारी जुबान शासक को कसकर पकड़े हुए जियाओ यान की हथेली तुरंत थोड़ी कांप उठी। उसके शरीर में बैंगनी ज्वाला डोउची का प्रवाह जारी रहा, जिससे उसके शरीर से लकवाग्रस्त ऊर्जा तेजी से बाहर निकल गई। शाओ यानजी, जब तुम्हारा दूसरा भाई लोगों से लड़ता है तो कोई वार्म अप नहीं होता। चूंकि हम लड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तुम सावधान रहना। जैसे ही शियाओ यान की हथेली कांपी, शियाओली ने ही की हंसी हंस दी। लंबा भाला अजीब तरह से घूमा और भारी रूलर पर रगड़ते हुए चिंगारियों का एक गुबार छोड़ गया। इसके बाद वह धमाके के साथ बाहर निकल गया। ट्रिपल लाइटनिंग आर्क डांस। जब लंबा भाला हिलने लगा तो शियाओली ने धीरे से आवाज लगाई। पल भर में भाले पर अचानक 3 सांप के आकार की बिजली की चिंगारियां दिखाई दी। बिजली की चिंगारियां एक दूसरे को पार करते हुए झिलमिला उठीं। ची ची की आवाज के साथ उनमें से प्रत्येक में इतनी प्रबल ऊर्जा थी जिसे कम आंकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ट्रिपल लाइटनिंग आर्क डांस। उफ, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी कंपनी के नेता ने ट्रिपल लाइटनिंग आर्क डांस का इस्तेमाल कर लिया। शियाओली के हमले को देखकर युद्ध के मैदान के नीचे कई हैरान करने वाली आवाजें सुनाई दी। ये ट्रिपल लाइटनिंग आर्क डांस शियाओली का घातक दांव था। यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उसने इसे दिखा दिया। क्या वह लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था? लगता है भाई शियाओ यान को हार माननी पड़ेगी। दूसरे कंपनी लीडर का ये ट्रिपल लाइटनिंग आर्क डांस एक निम्न श्रेणी की दो तकनीक है। बिजली जैसी डोची के लकवाग्रस्त प्रभाव के कारण 4 सितारा डोशी भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। छी छी, अभी तो उन्होंने वार पलटवार शुरू ही किया था, लेकिन दूसरे कंपनी लीडर ने इसका इस्तेमाल कर दिया। लगता है भाई शियाओ यान काफी ताकतवर हैं। ऊंचे चबूतरे पर मौजूद डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के उच्च अधिकारियों में से एक हंसे बिना नहीं रह सका। ये लड़का वाकई लोगों को धमकाने में माहिर है। ठीक है कि उसका स्तर शियाओ यान से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन उसने तो जुबान श्रेणी की 2 तकनीक का इस्तेमाल किया। जू लैन ने अपने होंठ आपस में रगड़ते हुए शियाओ यान का बचाव किया और कहा कि यह अन्याय है। हाँ, दूसरे भाई की बिजली जैसी डोची एक ही झटके में हमला करने वाली होती है। अगर लड़ाई लंबी खींची तो उसके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए चाहे वह किसी से भी लड़े, उसे जीत का फैसला करने के लिए सबसे तेज तरीका चुनना होगा। नहीं तो एक बार उसकी ताकत कमजोर पड़ गई तो वह बुरी स्थिति में फंस जाएगा। जियाओ डिंग मुस्कुराया, सिर हिलाया और सोचने लगा। ये सुनकर सभी बेबसी से मुस्कुरा उठे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शियाओ यान इस हमले को झेल सके। युद्ध के मैदान में शियाओ ली द्वारा अपनी 2 तकनीक का प्रदर्शन देखकर शियाओ यान भी थोड़ा चौंक गया। हालांकि 1 साल के कठिन प्रशिक्षण ने उसकी मानसिक शक्ति को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जिसकी तुलना उसके अतीत से नहीं की जा सकती थी। पल भर में वह शांत हो गया। उसके शरीर में मौजूद भंवर से बैंगनी ज्वाला डोची प्रवाहित हुई और शासक के शरीर को घेर लिया, जिससे शियाओली की बिजली जैसी डोची शासक के शरीर में प्रवेश करके उसे लकवाग्रस्त करने से रोक दी गई। बैंगनी ज्वाला से पूरी तरह घिर जाने के बाद काले भारी जुबान शासक ने जियाओ यान की पूरी ताकत से प्रेरित होकर एक दबाव वाली हवा का इस्तेमाल किया और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे लंबे भाले पर बेरहमी से प्रहार किया। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और भारी रूलर और लंबा भाला जोरदार तरीके से टकराए। पल भर में एक जोरदार धमाका हुआ और जिस चट्टानी जमीन पर उनके पैर टिके थे उस पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। डिंग, भाले की नोक ने तेजी से भारी रूलर पर वार किया। बिजली की एक लपट खतरनाक और भयंकर रूप से रूलर से टकराए। इसकी प्रबल और हिंसक शक्ति ने भारी रूलर को अचानक ऊपर उठा दिया। इसके अलावा बिजली की लपट के संपर्क से भारी जुबान रूलर पर मौजूद बैंगनी ज्वाला डोची आधी हो गई। ही जियाओली ने देखा कि जियाओ यान को भारी जुबान रूलर हाथ में लिए हुए पीछे हटना पड़ा तो वह हंस पड़ा। हालांकि उसने अपना गुस्सा नहीं रोका। जैसे ही जियाओ यान पीछे धकेला जा रहा था, लंबे भाले ने भारी जुबान रूलर को जोर से भेद दिया, जिसे पीछे धकेले जाने के कारण प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। डिंग, एक और स्पष्ट ध्वनि गूंजी। भारी रूलर पर बना बैंगनी ज्वाला वाला डोची पूरी तरह गायब हो गया था। डिंग, बैंगनी ज्वाला को नष्ट करने के बाद शियाओली का लंबा भाला बिजली की तरह भेदता रहा। उसी समय भाले से निकली अंतिम विद्युत ऊर्जा भी जोर से निकली और भारी जुबान रूलर पर जा टकराए। एक तेज आवाज के साथ भारी जुबान रूलर शियाओ यान के हाथ से छूटकर 10 बार पलटा और जमीन पर गिर गया। छोटे बच्चे, लड़ाई खत्म हो गई है। हाथ में लंबा भाला पकड़े हुए जियाओली ने जियाओ यान की ओर मुस्कुराते हुए कहा। फुफकार, शियाओ यान के हाथ से हथियार छूटते देख युद्ध क्षेत्र में फुफकार की लहरें गूंज उठीं। इस तरह की लड़ाई में हथियार खोना हार की ओर एक कदम बढ़ाना मात्र था। सामान्य परिस्थितियों में ये तार्किक रूप से सही था, लेकिन शियाओ यान के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उसके हाथ में मौजूद हैवी जुबान रूलर उसकी आक्रमण शक्ति को कुछ हद तक बढ़ा सकता था। हालांकि ये शियाओ यान पर एक तरह का प्रतिबंध था। हैवी जुबान रूलर के साथ न केवल शियाओ यान की गति बुरी तरह से दब जाती थी, बल्कि इस स्तर की लड़ाई का सामना करने के लिए उसके शरीर में मौजूद डोची को भी पूरी ताकत से उत्तेजित करना पड़ता था। हालांकि हैवी जुबान रूलर के उसके हाथ से छूटते ही शियाओ यान की शक्ति को दबाने वाला अंतिम बंधन भी पूरी तरह से हट गया। हैवी जुबान रूलर का बोझ उतरने के बाद जियाओ यान अपनी चरम अवस्था में था। संक्षेप में, ये तो मेरा अंतिम रूप भी नहीं है। इसलिए जब उसने जियाओ ली की बातें सुनी तो जियाओ यान ने अनन्यपूर्वक अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सच नहीं हो सकता है। शाओ यान के चेहरे पर अब भी शांत मुस्कान देखकर शाओ ली थोड़ा अचंभित हुआ।
तुरंत ही उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला हल्के से शाओ यान के कंधों की ओर बढ़ा। विस्फोटक कदम। अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए शियाओ यान ने एक शानदार मुस्कान दी। उसकी आवाज गूंजी और उसके पैर जमीन पर जोर से पड़े। ऊर्जा विस्फोट की आवाज के साथ उसका शरीर तेजी से निकला और पलक झपकते ही शियाओली के बगल में प्रकट हो गया। युद्ध क्षेत्र में शाओ यान की गति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। स्पष्ट रूप से वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में शाओ यान की गति इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है, मानो उसने कोई औषधि खा ली हो। शियाओली के बगल में शियाओ यान के अचानक प्रकट होने से शियाओली के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। लंबी भाले को कसकर पकड़े हुए उसकी हथेली अचानक पीछे की ओर खींच गई। भाला उसकी कमर के साथ साथ घूमने लगा और पवनचक्की की तरह तेजी से मुड़ने लगा। घूमते हुए बिजली की किरणें चमकने लगीं और झिलमिलाने लगीं। भाले की नोक पर हल्के से कदम रखते हुए शियाओ यान की आकृति ने एक बार फिर सभी की उम्मीदों को पार कर लिया और विस्फोटक रूप से पीछे हट गई। जब शियाओ यान पीछे की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी हथेली बाहर निकली और तुरंत ही कसकर बंद हो गई। तुरंत ही उसकी हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव बल निकला। थोड़ी ही दूरी पर शियाओली के पास इसे रोकने का समय नहीं था। उसका शरीर लड़खड़ा गया और पवनचक्की जैसी लंबी भाले जैसी चीज चारों दिशाओं में खींच गई। हमला पूरा नहीं हो सका। अपनी हथेली के खिंचाव बल से शियाओ यान का शरीर जो पीछे की ओर उड़ रहा था, अचानक रुक गया। उसने अपना सिर उठाया, शियाओली को अपनी ओर खींचते हुए देखा और मुस्कुराया। उसके पैर एक बार फिर जोर से जमीन पर पड़े। एक धमाके जैसी आवाज के साथ उसका शरीर बिजली की तरह शियाओली के सामने प्रकट हो गया। दूसरे भाई, वो रूलर मेरा हथियार नहीं है। मेरी विशेषज्ञता तो अब भी आमने सामने की लड़ाई में है। जियाओली की निगाहें मिलते ही जियाओ यान अचानक धीरे से हंस पड़ा। जियाओली की सिकुड़ी हुई आंखों के सामने जियाओ यान की मुट्ठी तुरंत कस गई। फिर उसने अपने हाथ को घुमाते हुए अपने शरीर से ताकत लेकर आधा चक्कर लगाया और अजीब तरह से पीछे की ओर जियाओली की छाती पर जा गिरा। शियाओली की ओर पीट करके खड़े शियाओ यान की कोहनी एक पल के लिए रुकी, फिर एक तीखी हवा की आवाज के साथ निकली जिसने मानो हवा के प्रतिरोध को तोड़ दिया हो और वह हिंसक रूप से शियाओली की छाती की ओर जा टकराए। शाओली को शाओ यान की कोहनी की भयावह ताकत का एहसास हुआ और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में अचानक एक गंभीर चमक आ गई। उसकी छाती के पास रखी दाहिनी मुट्ठी अचानक जोर से नीचे गिरी। जैसे ही शियाओली की मुट्ठी गिरी, उसकी छाती से एक तेज चांदी की रोशनी निकली और अंत में उसकी छाती से लगभग आधा इंच की दूरी पर एक वॉश बेसिन के आकार की एक छोटी चांदी की ढाल बन गई। अरे बाप रे! दूसरे भाई को तो हद से ज्यादा परेशान कर दिया गया होगा। उसने तो जीवन रक्षक चांदी की बिजली की ढाल का भी इस्तेमाल कर लिया। शियाओली की छाती पर छोटी चांदी के रंग की ढाल देखकर शियाओ डिंग ने सिर हिलाया और फुसफुसाया। मुझे पता था, शियाओ यान जेड के पास हमेशा अपना कोई गुप्त दांव होगा। उसकी ताकत का अंदाजा सही तौर पर लगाना बेहद मूर्खतापूर्ण है। शियाओ डिंग की नजर युद्ध के मैदान में मौजूद उस विशालकाय हैवी जुबान रूलर पर पड़ी और वह मुस्कुराया। क्या आप सब ने गौर नहीं किया कि रूलर के जाने के बाद से शियाओ यानजी की गति और ताकत में 30 से 40% की वृद्धि हुई है? ये सुनकर जू लैन और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और विस्मय के भाव उभर आए। युद्ध क्षेत्र में जियाओ यान ने अपने पीछे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। हालांकि उसकी कोहनी पर पड़ने वाला बल कम नहीं हुआ। एक पल बाद वह जोर से छोटी चांदी के रंग की ढाल से टकराए। धमाका! एक जोरदार आवाज के बाद सभी ने अपनी आंखों से देखा कि दोनों पिंडों के बीच से अचानक आकारहीन ऊर्जा तरंगों का एक समूह फैल गया। ये धीरे धीरे विलीन होने से पहले 10 मीटर के दायरे में फैल गया। युद्ध के मैदान में शियाओ यान और शियाओली दोनों के शरीर अचानक रुक गए। सभी देख सकते थे कि जिस बिंदु पर कोहनी और चांदी की ढाल आपस में टकराई, चांदी की ढाल से हिंसक रूप से एक के बाद एक लहरें निकल रही थीं। हलचल तेजी से फैल गई। कुछ क्षण बाद ये धीरे धीरे शांत हो गई। दोनों शरीर भी बिजली के झटके की तरह पीछे की ओर उछल पड़े। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अभी भी इस तरह की उच्च स्तरीय शारीरिक दो तकनीक आती है। ही, लेकिन हमारी ताकत में बहुत अंतर है। यह मेरे सिल्वर लाइटनिंग शील्ड को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। शियाओ ली ने अचानक कहा और तेजी से पीछे हट गया। के ये निश्चित नहीं हो सकता। हल्की सी मुस्कान के साथ जियाओ यान की मुट्ठी अचानक कस गई और वह धीरे से चिल्लाया, विस्फोट! धड़ाम! शियाओ यान की आवाज बंद होते ही शियाओ ली के भीतर से अचानक एक धीमी, दबी हुई आवाज आई और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। पल भर में शियाओ ली को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसका शरीर कुछ क्षणों के लिए बुरी तरह कांप उठा। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। शियाओ ली का शरीर भी और तेजी से पीछे की ओर गिरने लगा। हर बार जब उसके पैर जमीन पर पड़ते तो एक गहरा निशान बन जाता। लगभग 20 कदम पीछे हटने के बाद जियाओ ली ने आखिरकार अपने शरीर को स्थिर किया। तभी उसके सामने एक मानव आकृति प्रकट हुई और एक भाले की नुकीली नोक उसकी गर्दन पर रख दी गई। दूसरे भाई, तुमने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा और भाले की नुकीली नोक जियाओ ली की ओर कर दी। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-188 अध्याय 188 किंग लिन की खोज। कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र का रुख अचानक बदलते देख चारों ओर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये कल्पना करना कठिन था कि शाओ ली, जो कंपनी में लगभग बेजोड़ था, अपने से 7-8 साल छोटे शाओ यान से रहस्यमय तरीके से हार जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जियाओ ली भाले की नोक को घूरता रहा और काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर आखिरकार संभला।
उसकी नज़र सामने मुस्कुराते हुए जियाओ यान पर पड़ी और उसने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। उसने आह भरी, छोटे लड़के, ये तो अप्रत्याशित था। तुमने खुद को बहुत अच्छे से छिपाया था। तुमने जो ताकत दिखाई है, वह किसी सामान्य एक सितारा डोशी की ताकत नहीं लगती। मैं तो बस भाग्यशाली था। हंसते हुए सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने भाला जमीन में गाड़ दिया और फिर थोड़ी दूरी पर स्थित हैवी जुबान रूलर की ओर चल पड़ा। वह उसे उठाने ही वाला था कि उसके बगल में खड़ी जियाओली ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया। चलो कोशिश करके देखते हैं। ये पैमाना थोड़ा अजीब लग रहा है। जियाओली ने उत्सुकता से जमीन पर पड़े विशाल पैमाने को देखा और हंसते हुए कहा। ये सुनकर जियाओ यान थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह थोड़ा पीछे हट गया और उसकी निगाहें कुछ व्यंग्यात्मक थीं। शाओली ने अपने हाथ मलते हुए धीरे धीरे हैवी जुबान रूलर के पास खड़े हो गए। उन्होंने रूलर को पकड़ा और कसकर थाम लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने लापरवाही से उसे खींच लिया। जैसे ही उन्होंने खींचा, शाओली का चेहरा बदल गया और वे चौंक कर चिल्ला उठे। उन्हें एहसास हुआ कि हैवी जुबान रूलर के उनके हाथ में आते ही उनके शरीर में उमड़ती तेज बिजली जैसी ऊर्जा अचानक कछुए की चाल के बराबर धीमी हो गई थी। वाह, वाकई कुछ अजीब है। स्तब्ध स्वर में बुदबुदाते हुए जियाओली ने अपनी बांह कस ली। उसकी बांह के जोड़ पर असंख्य नसें फड़कने लगीं। हैवी जुबान रूलर को कसकर पकड़े हुए जियाओली का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ऊपर। चीख थमते ही शियाओली का हाथ कांपते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से सामने रखे स्केल को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे दाएं बाएं घुमाया। फिर शियाओली की नजरें शियाओ यान की ओर कुछ धुंधली सी हैरानी से देखने लगीं। तुम अभी अभी इसे लेकर मुझसे लड़ने आए थे। शियाओ यान के कोमल और सुंदर चेहरे पर मुस्कान देखकर शियाओली का मुंह सूख गया। हे भगवान, इसे उठाकर इतनी आसानी से इधर उधर घूमना ही अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। फिर भी शियाओ यान ने इसे उठाया और लड़ाई के दौरान शियाओली के साथ कई बार प्रहार भी किए। भला शियाओली का आश्चर्यचकित और अचंभित न होना कैसे संभव था? शियाओली के आश्चर्यचकित भाव को देखकर शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने भारी जुबान रूलर को अपने हाथ में लिया और आसानी से अपनी पीठ पर रख लिया। शियाओली अपनी निगाहें शियाओ यान की हरकत पर टकटकी लगाए हुए था। तभी उसने महसूस किया कि जब शियाओ यान को भारी जुबान रूलर मिला तो उसका हाथ बस थोड़ा सा नीचे धंसा था। धंसने के तुरंत बाद वह छोटा सा धब्बा फिर से पूरी तरह से सही स्थिति में आ गया। शाओ यान के शांत स्वभाव को देखकर शाओली का मुंह खुला रह गया। काफी देर बाद उसने हैरानी से आह भरी और सिर हिलाया। छोटे बच्चे, तुम कितने प्रतिभाशाली हो। क्या नालन यानरान की आंखें अंधी हो गई हैं? जियामा साम्राज्य में कितने लोग मेरे भाई जितने प्रतिभाशाली माने जा सकते हैं? क्या वह सच में तुम्हें कमतर समझती है? शाओ यान मुस्कुराई, हाथ हिलाया और बोली, कम से कम शुनेर मुझसे कमजोर तो नहीं होगी। शुनेर, हाँ, वो लड़की। मैं इतने सालों से वापस नहीं आया, पर वो लड़की अब बहुत आकर्षक हो गई होगी, है ना? ये तो सबको पता होगा कि जब वो छोटी थी तो वुतान शहर के वो नौजवान मालिक उसे देखने के लिए शाओ कबीले की दीवारों पर आते थे। पर तो वो तुम्हारे साथ ही रहती थी। ही, ये प्यारा नाम सुनकर शाओली एक पल के लिए थम गया, फिर मुस्कुराते हुए बड़ी चाहत से बोला। उस युवती के सुंदर चेहरे और आकर्षक आकृति को याद करते हुए जियाओ यान भी भावुक होकर मुस्कुराया। उसने हल्के से हैवी जुबान रूलर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में मौका मिला तो मैं उसे आपसे मिलने लाऊंगा। लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं जिनमें बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की मदद चाहिए। अरे, कोई बात है, कोई समस्या नहीं, बस हमें बता दीजिए। भले ही यह हमारी क्षमता से परे हो, बड़े भाई और छोटे भाई आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। शियाओ ली ने शियाओ यान की बात सुनकर तुरंत हाथ हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने सिर हिलाया। वे तीनों एक विशाल कमरे में बैठे थे, तभी किंगली ने सावधानीपूर्वक चाय के 3 कप लाकर उनमें से प्रत्येक को दिए और फिर आज्ञाकारी रूप से शियाओ यान के पीछे खड़ी हो गई। हाँ, शियाओ यान जी, तुम्हें कोई समस्या है? बस बता दो, बड़े भाई तुम्हारे लिए उसका विश्लेषण कर देंगे। शियाओ डिंग ने मुस्कुराते हुए शियाओ यान से कहा और चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद धीमी आवाज में कहा, मेरे तागे रेगिस्तान में आने का कारण कुछ खोजना है। कुछ? कौन सी चीज? ये सुनकर जियाओ ली ने मुस्कुराते हुए उत्सुकता से पूछा। स्वर्गीय ज्वाला। जियाओ यान ने फुसफुसाते हुए अपनी उंगली से मेज पर हल्के से थपथपाया। ओह, स्वर्गीय ज्वाला, शब्द सुनते ही कमरा एकदम शांत हो गया। जियाओ डिंग और जियाओ ली ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हैरानी से पूछा, स्वर्गीय ज्वाला? ऐसी चीज तो सिर्फ किसी रसायन शास्त्री को ही चाहिए होती है। आपको इसकी जरूरत किस लिए है? शाओ यान ने कंधे उचकाए और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं एक कीमियागर हूँ। ये सुनकर जियाओ डिंग और जियाओ ली के चेहरे सख्त हो गए। कुछ ही देर बाद उनके चेहरे पर बेकाबू खुशी झलक उठी। आप एक रसायन शास्त्री हैं? हाँ, मैं भाग्यशाली थी कि मुझ में रसायन शास्त्री बनने की प्रतिभा थी और जब मैं वुतान शहर में थी तब मेरी मुलाकात एक गुरु से भी हुई, इसलिए। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, अविश्वसनीय। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे शियाओ कबीले में भी कोई रसायन शास्त्री होगा। हाँ, शियाओ यान को सिर हिलाकर सहमति जताते देख शियाओ डिंग और शियाओ ली तुरंत जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में ईर्ष्या और संतुष्टि दोनों झलक रही थी। स्वर्गीय ज्वाला की दुर्लभता इतनी अधिक है कि यह थोड़ा डरावना है।
हालांकि हम लंबे समय से पथरीले रेगिस्तान शहर में भटक रहे हैं, लेकिन हमने वास्तव में किसी को भी स्वर्गीय ज्वाला के निशान के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। खुशी मनाने के बाद जियाओडिंग ने भौहें चढ़ाकर असहाय होकर कहा। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए शियाओ यान ने अपनी उंगली से स्टोरेज रिंग पर टैप किया, एक पुराने बकरे की खाल से बने स्क्रॉल का एक टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसकी उंगली उस पर बने ज्वाला चिन्ह की ओर इशारा करते हुए धीरे से बोली, यह एक नक्शा है जो मुझे मिला है। ज्वाला चिन्ह से चिन्हित इस क्षेत्र में स्वर्गीय ज्वाला के निशान मिलने की अधिक संभावना है। हालांकि मैं रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास के इलाके से अपरिचित हूं, इसलिए मैं ज्वाला चिन्ह से चिन्हित सटीक स्थान नहीं ढूंढ पा रहा हूं। बड़े भाई, आप दोनों यहाँ काफी समय से हैं। क्या आप रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास किसी रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं? ये सुनकर जियाओ डिंग ने नक्शा खींच लिया। उसने नक्शे पर सरसरी नजर डाली और आश्चर्य से कहा, कितना विस्तृत नक्शा है। मैंने ऐसा नक्शा पहले कभी नहीं देखा। हाँ, यह इतना विस्तृत है कि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। जियाओ ली ने सिर हिलाया। उसने भौहें चढ़ाकर नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया और फिर धीरे से कहा, लॉ के चिन्ह से चिन्हित स्थान रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्व में प्रतीत होता है। हाँ, ज्यादा सटीक कहें तो ये रॉक डेजर्ट सिटी के थोड़ा दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया। उसने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में कोई अजीब जगहें नजर नहीं आती। सचमुच कुछ नहीं मिला। एक बार मैंने अपने एक मिशन के दौरान कुछ लोगों को उस जगह की तलाशी के लिए भेजा था, लेकिन मुझे कोई अजीब जगह नहीं मिली। जियाओ ली ने भी सिर हिलाते हुए बेबसी से कहा। उन दोनों को सिर हिलाते देख शियाओ यान के चेहरे पर निराशा छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां स्वर्गीय ज्वाला का कोई नामोनिशान नहीं था। हालांकि जैसे ही जियाओ यान निराशा से भर उठी, अचानक कमरे के भीतर एक कोमल आवाज सुनाई दी। वह युवक स्वामी, रॉक डेजर्ट सिटी का पूर्वी भाग कुछ अजीब सा प्रतीत होता है। ये सुनकर जियाओ यान एकदम शांत हो गया। वह झट से मुड़ा और किंगलिन को घूरने लगा, जो उसकी तीखी निगाहों के नीचे अपने छोटे छोटे हाथों को मरोड़ रही थी। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें कुछ पता है? बगल में जियाओ डिंग और जियाओ ली ने भी अपनी अचंभित निगाहें किंगलिन की ओर घुमा लीं। स्पष्ट रूप से उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था। कमरे में मौजूद तीनों निगाहों का केंद्र होने के कारण किंगलिन के छोटे से चेहरे पर झिझक और बढ़ गई। उसने रुक रुक कर कहा, मुझे भी यकीन नहीं है कि मेरी इंद्रियां सही हैं। लेकिन 6 महीने पहले मैंने सचमुच रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्व में स्थित एक क्षेत्र में कुछ असामान्य हलचल महसूस की थी। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुम में तो ऐसी ताकत नहीं दिखती। शाओ डिंग ने संदेह भरे लहजे में चाय के कप को हाथ से रगड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता। 6 महीने पहले मैंने रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास किया था। वह ऊर्जा और मेरे शरीर का खून कुछ हद तक एक जैसे लग रहे थे। यहाँ तक कि सैंड मर्सिनरी कंपनी का कंपनी लीडर भी उस ऊर्जा के सामने बहुत कमजोर है। किंगलिन ने धीरे से फुसफुसाते हुए खुद को शाओ यान से सटा लिया। ओह, ये सुनकर शियाओ डिंग और शियाओ ली थोड़े असहज हो गए। सैंड मर्सिनरी कंपनी का कंपनी लीडर दा डोशी था। अगर वह भी उस रहस्यमय व्यक्ति से काफी कमजोर था, तो क्या इसका मतलब यह था कि दूसरा पक्ष कम से कम 2 हुआंग स्तर का था? तुम्हारे वंश से मिलती जुलती ऊर्जा, कहीं ये रानी मेडुसा तो नहीं? कुछ देर सोचने के बाद शियाओ ली अचानक हैरान होकर बोली। रानी मेडुसा की ताकत के साथ उसके लिए रॉक डेजर्ट सिटी को राख में बदलना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह की बेहद भयानक शख्सियत रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास के इलाके में बिना किसी को पता चले घूम रही थी? जब क्वीन मेडुसा नाम उसके कानों तक पहुंचा, तो जियाओ डिंग के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। टैगर रेगिस्तान में ये नाम उतना ही प्रसिद्ध था जितना जियामा साम्राज्य में पिलकिंग गुहे का। मुझे नहीं पता। किंगलिन ने सिर हिलाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बस हल्का सा एहसास हुआ। 6 महीने पहले वह अचानक रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्व में कहीं आ गई थी। वहां वह एक रात रुकी थी। उस रात पूर्व की ओर की ऊर्जा बहुत उग्र थी। मुझे ये भी पता है कि जब वह गई तो वह घायल लग रही थी। किंगलिन की कहानी सुनकर जियाओ यान ने हल्की सी आह भरी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, क्या आप उसके ठहरने के सटीक स्थान के बारे में निश्चित हो सकते हैं? मुझे ऐसा करना चाहिए। हालांकि आधा साल बीत चुका है, लेकिन उसने जो ऊर्जा छोड़ी है वह काफी घनी है। मैं अपने वंश पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे वह जगह मिल जानी चाहिए। अपने वंश का जिक्र करते ही किंगलिन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर युवा मालिक जाना चाहते हैं तो किंगलिन आपको वहां लाने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद किंगलिन। चलो कल जाकर देखते हैं। उम्मीद है नतीजे मुझे निराश नहीं करेंगे। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध। C-189 अध्याय 189 भूभाग का सर्वेक्षण। विशाल रेगिस्तान में पीली रेत उग्र रूप से उड़ रही थी। किंगलिन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह यही है? सामने फैले समतल रेगिस्तान को देखते हुए शियाओ यान का चेहरा आश्चर्य से भर गया। यहाँ का भूभाग बेहद साधारण था, ऐसा कुछ भी खास नहीं था जो किसी का ध्यान आकर्षित करे, और रेगिस्तान में अनगिनत ऐसी ही जगहें थीं। शियाओ यान के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी साधारण जगह में स्वर्गीय ज्वाला के निशान हो सकते हैं। शियाओ यान के पीछे शियाओ डिंग और शियाओ ली थे। उसी समय डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के दर्जनों कुलीन सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि इस समय वे सभी अपने आगे चल रहे किंगलिन पर संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे, जो सबसे आगे चल रहा था।
इन लोगों के लिए, जो रॉक डेजर्ट सिटी में कुछ वर्षों या एक दशक से भी अधिक समय से रह रहे थे, ये जगह बेहद सामान्य थी। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ लोग तो अपने काम के लिए यहाँ कई बार आ चुके थे। उन्होंने अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ कभी कुछ असामान्य महसूस नहीं किया था। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने के बावजूद थोड़ी झिझक वाली किंगलिन ने हिम्मत जुटाकर शियाओयान की ओर देखते हुए कहा, युवा स्वामी, मेरी समझ के अनुसार 6 महीने पहले घटी असामान्य घटना की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। ये सुनकर जियाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह एक छोटे से रेत के टीले पर खड़ा हो गया, अपना सिर उठाकर आसपास देखा। उसका चेहरा उदास था। यहाँ कोई खास इमारत या अजीब गुफा तो नहीं दिख रही, लेकिन अगर किंगलिन सही है, क्योंकि सतह पर या आसमान में कुछ भी नहीं है, तो शायद ये यही हो। शियाओ डिंग ने आसपास का जायजा लिया और अचानक नीचे बैठ गया। उसने हाथ से थोड़ी रेत उठाई और धीरे से नीचे गिराते हुए धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, आपका मतलब है यह जमीन के नीचे है? ये सुनकर जियाओ यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अचंभित स्वर में कहा, हाँ, हालांकि रेगिस्तान में हवा के घुमाव का इस्तेमाल करके ऐसे मायाजाल पैदा करने में माहिर कई शक्तिशाली लोग हैं जो लोगों की आंखों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास की हवा में होने वाला घुमाव इतना कम है कि ऐसे चमत्कार पैदा नहीं हो सकते। इसलिए इस संभावना को खारिज करने के बाद, चूंकि कोई मायाजाल छिपाव नहीं है और हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती, तो सबसे अधिक संभावना यही है कि यह भूमिगत है। जियाओ डिंग ने मुस्कुराते हुए विश्लेषण किया। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने धीरे से जमीन पर कदम रखा। उसने तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भले ही रहस्य जमीन के नीचे हो, हमारे लिए यूं ही इधर उधर खुदाई करना असंभव है। हाँ, हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हम रेगिस्तान में यूं ही गड्ढे खोदेंगे तो कहीं हम खुद को जिंदा ही दफन न कर लें। लेकिन रानी मेडुसा तो नीचे जा सकी थी, तो मुझे लगता है कि कोई गुप्त रास्ता जरूर होगा। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए शियाओ डिंग ने कहा, हमारी कंपनी में भूभाग सर्वेक्षण के कुछ विशेषज्ञ हैं। अगर हम उनसे इलाके का सर्वेक्षण करवा लें तो भूमिगत जाने का रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर जियाओ यान ने आह भरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चून की बात यही है तो मुझे ही उन्हें परेशान करना पड़ेगा। रास्ता ढूंढना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जगह रॉक डेजर्ट सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम यहाँ छानबीन करके इतना बड़ा हंगामा खड़ा करते हैं तो मुझे डर है कि रॉक डेजर्ट सिटी के दूसरे ताकतवर लोग इसकी खबर लगा लेंगे। तागेर रेगिस्तान में रात बहुत छोटी होती है। अगर हम सिर्फ रात में काम करते हैं तो न सिर्फ बहुत सारा समय बर्बाद होगा, बल्कि अंधेरे की वजह से हम कुछ जरूरी जगहों को भी चूक सकते हैं। रॉक डेजर्ट सिटी में हमारी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी की ताकत के आगे दूसरे छोटे मोटे ताकतवर लोग हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन सैंड मर्सेनरी कंपनी जरूर सामने आकर कुछ कर सकती है। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया, भौहें चढ़ाईं और बेबसी से कहा, रेत भाड़े की सेना कंपनी? जियाओ यान ने भौहें चढ़ाईं। रॉक डेजर्ट सिटी में सैन्य शक्ति के अलावा सैंड मर्सेनरी कंपनी सबसे ताकतवर है। हालांकि कुल ताकत के मामले में हमारी डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी उनसे कम नहीं है, लेकिन उनके कंपनी लीडर लुबो एक दा डोशी हैं। आपको दा डोशी और डोशी के बीच का अंतर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए अगर कोई जरूरी बात न हो तो हम आमतौर पर सैंड मर्सेनरी कंपनी को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ खोजबीन करके हंगामा खड़ा करते हैं तो उनकी जिज्ञासा जाग उठेगी। ऐसी स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। एक तरफ खड़े शियाओली ने बेबसी से कहा। ये सुनकर जियाओ यान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने सिर उठाकर जियाओ डिंग और जियाओली को देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई, छोटे भाई, आप दोनों को बस खोज पर ध्यान देना है, लेकिन कृपया स्वर्गीय ज्वाला की खबर न फैलाएं। जहां तक सैंड मर्सेनरी कंपनी की बात है, अगर वे दखल देने की कोशिश करते हैं तो मैं उनसे निपट लूंगा। हे, यहाँ मौजूद सभी लोग डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ रहकर धीरे धीरे इस ताकत को बनाया है। इसे गुप्त रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जियाओली ने अपनी छाती थपथपाई। हालांकि उसने तुरंत चिंतित स्वर में कहा, क्या तुम सैंड मर्सेनरी कंपनी के लुओबू को संभाल सकते हो? तुम्हारी ताकत? दूसरे भाई, चिंता मत करो, मैंने ये कह दिया है तो मुझे स्वाभाविक रूप से भरोसा है। आपको बस कुछ लोगों को रास्ता ढूंढने के लिए भेजना है। जियाओ यान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। रहस्यमय शाओ यान को देखकर शाओ डिंग और शाओली ने बेबसी से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें उस पर कुछ हद तक विश्वास भी था। वे जानते थे कि शाओ यान के स्वभाव को देखते हुए वह ऐसी स्थिति में कभी मजाक नहीं करेगा। इस छोटे लड़के को समझना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। मन ही मन कुछ बुदबुदाने के बाद शियाओ डिंग और शियाओली ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक ही भावना देखी। ठीक है, अब जब बात ऐसी है तो ज़ूलैंड, तुरंत डेजर्ट मेटल मर्सेनरी कंपनी में वापस जाओ। इलाके का सर्वेक्षण करने में माहिर सभी सदस्यों को बुलाओ। हम एक दिन के अंदर रास्ते का पता लगाने की कोशिश करेंगे। जियाओ डिंग ने मुड़कर ज़ूलैंड को आदेश दिया। हाँ, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए ज़ूलैंड तेजी से मुड़ी और अपने मुंह से सीटी बजाई। थोड़ी दूरी पर खड़ा एक ऊंट सर पर दौड़ता हुआ आया। ज़ूलैंड ने बड़ी खूबसूरती से उसकी पीठ पर छलांग लगाई और फिर उसे लेकर दूर स्थित रॉक डेजर्ट सिटी की ओर चल पड़ी, रास्ते में पीली धूल उड़ाती हुई। ज़ूलैंड को धीरे धीरे अपनी नजरों से ओझल होते देख जियाओ यान ने एक हल्की सी आह भरी। वह धीरे से नीचे बैठ गया और अपना हाथ तपती हुई रेत में डाला।
उसने धीरे से बुदबुदाया, स्वर्गीय ज्वाला, क्या वह सचमुच नीचे मौजूद है? जू लैन के जाने के कुछ ही समय बाद वह रेगिस्तान धातु भाड़े के सैनिकों की कंपनी के उन सभी सदस्यों को वापस ले आई जो भूभाग का सर्वेक्षण करने में कुशल थे। जल्द ही सभी सदस्य शियाओ यान और अन्य लोगों के ठिकाने पर पहुंच गए। शियाओ डिंग के आदेश पर भूभाग का सर्वेक्षण करने वाले 40 सदस्यों ने अपना काम बांट लिया और सटीकता से सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। रॉक डेजर्ट सिटी में एक बड़ी ताकत होने के नाते स्वाभाविक रूप से डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की हर गतिविधि पर कई निगाहें टिकी हुई थीं। जू लैन द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को बाहर लाने के कुछ ही समय बाद कुछ भटकती हुई टीमें जियाओ यान और अन्य लोगों के पास दिखाई दी और जिज्ञासा से भरे चेहरों के साथ डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी की गतिविधियों को देखने लगी। रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर का वह इलाका जहां स्वर्गीय ज्वाला के छिपे होने की संभावना थी, शाओडिंग द्वारा एकत्रित लोगों द्वारा पहले से ही एक गुप्त रहस्य बना हुआ था। इसलिए निरीक्षण करने आए सभी भाड़े के सैनिकों और अन्य लोगों को निर्दयतापूर्वक बाहर ही रोक दिया गया। सर्वेक्षण की प्रगति को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। हालांकि जियाओडिंग ने घोषणा की थी कि डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का ये बड़ा अभियान तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की तलाश के लिए था, फिर भी आसपास की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। रेत के टीले पर खड़े होकर शियाओडिंग और अन्य लोग मानव भीड़ को देख रहे थे। वे असहाय होकर सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, जिस तरह से हालात आगे बढ़ रहे हैं, लगता है आधे घंटे के भीतर सैंड मर्सिनरी कंपनी किसी को भेज देगी। शाओ ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडक और बेरहमी झलक रही थी। उसका हाथ कांप रहा था और अचानक उसकी हथेली में टंगस्टन स्टील का एक लंबा भाला प्रकट हुआ, जिसे उसने जोर से रेत के टीले में गाड़ दिया। ठंडी आवाज में उसने कहा, अगर उन्होंने हमें बहुत ज्यादा उकसाया तो सैंड मर्सिनरी कंपनी चैन से जीने की उम्मीद छोड़ दे। लुओबू के अलावा सैंड मर्सिनरी कंपनी के बाकी सभी लोग नर्म दिल हैं। शाओ डिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी झुकी हुई आंखों में भी वैसी ही ठंडी चमक दिखाई दी। एक तरफ रेत के टीले पर बैठा शियाओ यान भी धीरे से हंस पड़ा। उसने अपना कोमल और सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और तिरछी आंखों से आकाश में चमकते सूरज को घूरने लगा। उसके होंठों के कोने से एक ठंडी मुस्कान आए और गायब हो गई। तीनों भाइयों पर सतर्क निगाह डालते हुए किंगलिन को अचानक एहसास हुआ कि ये तीनों वाकई असली भाई कहलाने लायक हैं। उनके स्वभाव चाहे कितने भी अलग क्यों न हो, उनकी रगों में एक ऐसी निर्ममता बसी थी जो किसी को भी डरा सकती थी। ऐसे लोग तब तक ठीक रहते हैं जब तक आप उन्हें उकसाते नहीं, लेकिन एक बार उकसाने पर वे रेगिस्तान में घायल भूखे भेड़िए की तरह हो जाते हैं, जो आपको घूरता रहता है और आपके बेफिक्र होने का इंतजार करता है। उस समय नानलान यानरान द्वारा सगाई तोड़ने से हुए अपमान के कारण ही शियाओ यान को अपने कबीले का सुखमय जीवन त्यागना पड़ा, दृढ़ निश्चय के साथ पर्वत श्रृंखला में जादुई राक्षसों से लड़ना पड़ा, रेगिस्तान में अकेलेपन और एकांत को सहना पड़ा और 3 साल तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। अगर वह खुद के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो सोचिए वह अपने दुश्मनों के प्रति कैसा व्यवहार करता होगा। जब आसमान में चमकता सूरज ढलने लगा, तो आसपास मौजूद दर्शकों के बीच अचानक हलचल मच गई। लगभग 40 भाड़े के सैनिकों का एक समूह धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और एक अनोखे अंदाज में वहां पहुंचा। ये सैंड मर्सिनरी कंपनी है। लगता है अच्छा शो देखने को मिलेगा। ही सैंड मर्सिनरी कंपनी आखिरकार अधीर हो गई है। भाड़े के सैनिकों की उस कंपनी को आते देख आसपास खड़े लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है मैंने उस आदमी के धैर्य को ज्यादा ही आंका था। कंपनी को आते देख जियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। चलो जाकर देखते हैं। हालात सुलझने से पहले लुओबू नहीं आएगा। कंपनी का नेतृत्व अभी सैंड मर्सिनरी कंपनी में लुओबू के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाला मोजिंग ही कर रहा है। हे जो मुझसे हार चुका है वो अब भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। शियाओ ली ने दूर से देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। हाँ, जियाओ डिंग ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया। उसके चारों ओर डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के 20 सदस्य जमा थे। उनके हाथों में भारी ठंडे हथियार थे और वे नाकाबंदी क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी ओर आते हुए भाड़े के सैनिकों के छोटे समूह को उदासीनता से देख रहे थे। दोनों समूह धीरे धीरे मिले और उनके बीच का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। रॉक डेजर्ट सिटी में 2 शक्तिशाली ताकतें होने के नाते अतीत में उनके बीच कई बार संघर्ष हो चुके थे। रुको, डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी यहाँ एक मिशन पर है, कृपया दखल न दें। अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए जिंगडिंग ने शांत स्वर में कहा, मानो वह कोई आधिकारिक कार्य कर रहा हो। हे, कंपनी लीडर शियाओ डिंग, मैंने भाड़े के सैनिकों के संगठन द्वारा ऐसे किसी मिशन की घोषणा के बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास के कई किलोमीटर का इलाका सार्वजनिक स्थान है। मेरे लोगों को यहाँ लाने में कोई बुराई तो नहीं है। सैंड मर्सिनरी कंपनी के समूह में से कुछ हद तक स्त्री जैसे चेहरे वाला एक व्यक्ति बाहर आया। उसने अवरुद्ध क्षेत्र के अंदर मौजूद लोगों पर नजर घुमाई और हंस पड़ा। मोजिंग, अगर लुओबू ने दखल न दिया होता तो तुम अब तक अपाहिज हो गए होते, है ना? शाओ ली ने उस आदमी पर एक नजर डाली जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसे मार खाने की जरूरत हो, और वह बुरी मंशा से मुस्कुरा रहा था। मोजिंग नाम के उस व्यक्ति ने चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट के साथ कुछ भय और शत्रुता भरी निगाहों से शाओ ली को देखा। वह एक कदम पीछे हटकर ठंडे लहजे में बोला, स्पष्टवादी व्यक्ति कुछ भी नहीं छिपाता। हमारी कंपनी के प्रमुख की भी इस जगह में रुचि है, इसलिए तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये उदासीन शब्द अचानक मुस्कुराते हुए शियाओ यान के मुंह से निकले, जो बगल में खड़ी होकर ठंडे स्वर में देख रही थी। संपर्क सेवा की शर्तें आकाश में युद्ध।
सी 190 अध्याय 190 समस्या का समाधान। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शियाओ यान की ये बातें सुनकर मो शिंग पहले तो एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसने शियाओ यान का युवा चेहरा देखा और तुरंत गुस्से से भर गया। शियाओ ली और शियाओ डिंग डेजर्ट मेटल मर्सेंट्री कंपनी के कंपनी लीडर थे, इसलिए उनके लिए उससे बात करते समय थोड़ा रूखा व्यवहार करना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन ये छोटा लड़का, जो देखने में सिर्फ एक युवक लग रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह डांटने की? भला ये देखकर मो शिंग शर्म से लाल हो ही जाता। मो जिंग की फटकार के मुंह से निकलते ही शाओली का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में मौजूद टंगस्टन स्टील के भाले से बिजली की एक चिंगारी निकली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने लंबे भाले को, जिसमें तीव्र शक्ति थी, मो जिंग के गले की ओर बेरहमी से फेंका। शाओली के अचानक घातक हमले से मो जिंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने सोचा भी नहीं था कि सामने वाला इतना दुस्साहसी होगा। हालांकि शाओली की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए वह शर्मिंदा होकर जल्दबाजी में पीछे हट गया। पीछे हटते समय अचानक उसके टखने में मोच आ गई और वह भीड़ के सामने धड़ाम से गिर पड़ा। शाओली, तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? हमारी भाड़े की सेना तुम्हें नहीं छोड़ेगी। भाले की बढ़ती हुई चांदी जैसी नोक को अपनी आंखों के सामने देखकर मो जिंग के चेहरे पर दहशत छा गई और वह चीख उठा। छी! जब लंबा भाला मोशिंग के गले से लगभग आधा इंच दूर था तो वह अचानक रुक गया। उसमें समाहित तीव्र बल हवा की रुकावट को पार करते हुए मोशिंग के गले पर एक छोटा सा खून का निशान छोड़ गया। तुरंत ही ताजा खून बहने लगा। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे भाई से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मो जिंग को हिलने डुलने की हिम्मत न करते हुए देखकर, जिसके गले पर ताजा खून बह रहा था क्योंकि लंबा भाला ठीक उसके बगल में था, जियाओली ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। माथे पर पसीना आ रहा था और मो जिंग ने थूक निगलते हुए सावधानी से अपने हाथों का सहारा लेकर कुछ कदम पीछे हटे। फिर वह परेशान होकर अपने साथियों के बीच पहुंचा और गुस्से भरी आवाज में बोला, शाओली, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं वापस जाकर कंपनी लीडर को इसकी सूचना दूंगा। अब तुम्हारी डेजर्ट मेटल मर्सेंट्री कंपनी पर मुसीबत आने वाली है। ये कहते ही मो जिंग को डर लगने लगा कि कहीं भूतिया सा दिखने वाला वह तीर फिर से उसकी ओर न आ जाए। उसने जोर से चीख मारी, जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने लोगों के साथ भाग गया। सैंड मर्सेंट्री कंपनी को बेघर आवारा कुत्तों की तरह भागते देख आसपास मौजूद दर्शक व्यवस्थित तरीके से उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। कचरा! मो जिंग और उसके आदमियों के भागने की दिशा में देखते हुए जियाओली ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े। फिर वह मुड़ा और जियाओ यान को हाथ हिलाते हुए बोला, अब जब हमने उस आदमी को इतने लोगों के सामने भगा दिया है, तो सैंड मर्सेंट्री कंपनी से हमारी दुश्मनी हो गई है। मो जिंग के लौटते ही वह लुओबू को अपनी रिपोर्ट में बड़ा चढ़ाकर बातें करेगा। मुझे डर है कि कल सैंड मर्सेंट्री कंपनी अपने सदस्यों को इकट्ठा करके इस जगह पर कब्जा करने के लिए आ जाएगी। शाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया, चारों ओर नजर घुमाई और धीरे से कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, आप दोनों को बस इस जमीन की रक्षा करनी है। सैंड मर्सेंट्री कंपनी की बात करें तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? अगर तुम सच में नहीं कर सकते, जियाओ डिंग ने भौहें चढ़ाकर चिंतित स्वर में कहा, ये तो बस एक दादोशी है। शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने दोनों आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया, अपने पास से एक ऊंट खींचा और उस पर कूद पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सैंड मर्सेंट्री कंपनी इस दौरान रॉक डेजर्ट सिटी में कछुए की तरह छिपी रहे। इतना कहते ही जियाओ यान ने हल्के से अपना पैर हिलाया। ऊंट ने पीली धूल उड़ाते हुए तेजी से रॉक डेजर्ट सिटी की ओर दौड़ लगाए। शियाओ यान को धीरे धीरे दूर जाते देख शियाओ डिंग और शियाओ ली ने एक दूसरे को देखा और अनजाने में ही कड़वी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। काफी देर बाद उन्होंने बेबसी से कहा, छोड़ो भी। बस यही उम्मीद है कि इस छोटे लड़के के पास सच में कोई ऐसा गुप्त हथियार हो जिसके बारे में हमें पता न हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी रेगिस्तानी धातु भाड़े की सेना कंपनी की ताकत को देखते हुए शालुओ इतना घमंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर अगर हम सच में जान की बाजी लगाकर लड़ें तो उनकी रेत भाड़े की सेना कंपनी भी अपनी आधी से ज्यादा ताकत खो देगी। ये नुकसान वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक तरफ जियाओली ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे वास्तव में उत्सुकता है कि क्या जियाओ यानजी शालुओ को रॉक डेजर्ट सिटी में आज्ञाकारी रूप से रहने के लिए मना पाएगी। देखते हैं क्या होता है। मुझे उस पर भरोसा है। हल्की मुस्कान के साथ जियाओ डिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। रेगिस्तान में चांद आसमान में एक विशाल चांदी की थाली की तरह लटका हुआ था। उसकी हल्की चांदनी नीचे चमक रही थी, मानो रॉक डेजर्ट सिटी की अंधेरी रात को अपने अंदर समेटे हुए हो। रॉक डेजर्ट सिटी के पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल जगमगाता आंगन था। उसमें से हंसी मजाक और शोरगुल की आवाजें आ रही थीं। आंगन के ऊपर एक लकड़ी के खंभे पर सैंड मर्सेंट्री कंपनी लिखा झंडा लहरा रहा था। अंधेरी रात में एक हल्की हवा बह रही थी जो झंडे को उड़ाते हुए पश्चिम की ओर घुमा रही थी। आंगन के बीचों बीच स्थित एक कमरे में हल्की रोशनी ने अंधेरे को पूरी तरह से दूर कर दिया। कमरे में दो लोग थे। उनमें से एक, जैसा कि उम्मीद थी, वही था जिसका दोपहर में शियाओ यान और अन्य लोगों से झगड़ा हुआ था, मो जिंग। उसके ऊपर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सैंड मर्सेंट्री कंपनी का कंपनी लीडर लुओबू था। कंपनी लीडर शियाओ डिंग और उसका गिरोह दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा है। सब जानते हैं कि हमारी सैंड मर्सेंट्री कंपनी रॉक डेजर्ट सिटी में एक पुरानी ताकत है।
ये दो नौजवान, जो कुछ साल पहले ही आए हैं, हमारी अवहेलना करने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ने देते रहे, तो भविष्य में हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मो जिंग ने होंठ चाटते हुए ठंडे और खतरनाक स्वर में कहा। नेता की कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, नीचे मो जिंग पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, क्या आपको पता चला कि वे लोग वहां वास्तव में क्या कर रहे हैं? ओह नहीं, मेरे साथ आए लोगों को पास आने का मौका ही नहीं मिला जब शियाओली और उसके साथियों ने हमें वहां से भगा दिया। थोड़ा लाल चेहरा लिए मो जिंग ने शर्मिंदा होकर कहा। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ा लीं। उसने नाक से कुड़ी, स्पष्ट रूप से मो जिंग की समस्या सुलझाने की क्षमता से नाखुश था। नाक से निकलने वाली उस आवाज को सुनकर मो जिंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से कहा, कंपनी लीडर, हालांकि मुझे उनका सटीक उद्देश्य नहीं पता, लेकिन धूर्त शियाओडिंग के इतनी मेहनत से खोज करने का मतलब जरूर कुछ असाधारण होगा। इसके अलावा, जिस इलाके में वे हैं, वह रॉक डेजर्ट सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए, हमारे पास उस इलाके में जाने के कई बहाने हैं। लुओबू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ झिझक थी। जब तक उसे ठीक से पता नहीं चलता कि वह चीज क्या है, वह डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी से लड़ने को तैयार नहीं था। वह भले ही दा डोशी था, लेकिन मो जिंग को छोड़कर, जो एक डोशी था, उसकी कंपनी के बाकी सभी लोग डोशी से कमजोर थे। दूसरी ओर, जियाओ डिंग और जियाओली के डोशी होने के अलावा, डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी में दो सितारा डोशी थे। उनकी कुल शक्ति सैंड मर्सिनरी कंपनी से कहीं अधिक थी। इसलिए, लुओबू भी डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी से थोड़ा डरा हुआ था। कंपनी प्रमुख, हम इस अवसर को खो नहीं सकते। रेगिस्तान में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। अगर शियाओ डिंग और अन्य लोग अतीत के लोगों द्वारा छोड़ी गई कोई उच्च कोटि की दो तकनीक या अच्छी विधि खोज निकालते हैं, तो रेगिस्तान धातु भाड़े की कंपनी भविष्य में हमारी रेत भाड़े की कंपनी से कहीं आगे निकल जाएगी। लुओबू की झिझक देखकर मो जिंग ने मन ही मन उसे फटकारा और फिर उकसाना शुरू कर दिया। ठीक है, मोशिंग के दबाव में आकर लुओबू भी असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा, अंत में, उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। कल सभी सदस्यों को इकट्ठा करो और डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी से वह जमीन छीन लो। जब मो जिंग ने देखा कि लुओबू आखिरकार मान गई, तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक शैतानी झलक दिखाई दी। उफ, कंपनी के नेता लुओबू, आपका निर्णय वाकई निराशाजनक है। अचानक बिना किसी चेतावनी के कमरे में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अचानक सुनाई देने वाली आवाज से कमरे में मौजूद दोनों लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और ये देखकर चौंक गए कि काले कपड़े पहने एक युवक अचानक कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर आ बैठा था। तुम कौन हो? बिना उसकी नजर में आए कमरे में घुस आए उस युवक को हैरानी से घूरते हुए लुओबू चिल्लाया। हालांकि, उसकी आवाज बाहर से तो साहसी लग रही थी, लेकिन अंदर से कमजोर थी। कंपनी के मुखिया, वह शियाओ डिंग और शियाओली का भाई है। शियाओ यान का चेहरा देखकर मो जिंग एक कदम पीछे हट गया और अचानक चिल्ला उठा। ये सुनकर लुओबू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ध्यान से शियाओ यान को देखा। उसने गंभीर स्वर में कहा, युवा मित्र, क्या कोई कारण है कि तुम इतनी रात को हमारी सैंड मर्सिनरी कंपनी में आए हो? शाओ यान के भूतिया रूप में प्रकट होने को अपनी आंखों से देखने के बाद लुओबू इतना मूर्ख नहीं था कि उसे एक अज्ञानी युवक समझ ले। कुछ खास नहीं। बस मेरी यही इच्छा है कि कंपनी लीडर लुओबू इन कुछ दिनों में आपकी सैंड मर्सिनरी कंपनी के सदस्यों को नियंत्रित करें और उन्हें मेरे बड़े भाई और छोटे भाई के कारोबार में बाधा डालने से रोकें। हंसते हुए शियाओ यान की उंगली मेज पर धीरे से हिली। बदतमीज, तुम बहुत घमंडी हो। खुद को क्या समझते हो? शियाओ यान की बात सुनकर मो जिंग ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया। शोर मचा रहे हो? जियाओ यान ने आंखें उठाकर लुओबू के पीछे खड़े मोशिंग को देखा। उसकी गहरी काली आंखों में एक ठंडक झलक रही थी। वह उठा, फिर अचानक एक काली परछाई में बदल गया और बिजली की तरह कमरे में मौजूद बाधाओं को पार कर गया। एक पल बाद, उसकी हथेली धीरे से मोशिंग की पीठ पर पड़ी। उसका शरीर धीरे से आगे झुका और फुसफुसाया, कुत्ते सलाहकार, तुमने जो योजना बनाई है, वह तो वाकई बुरी है। टीएल, डॉग एडवाइजर का मतलब है वह व्यक्ति जो गलत प्रभावित विचार देता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शियाओ यान की हथेली से अचानक एक मोटी सफेद लौ उठी। फिर वह तेजी से मोशिंग के शरीर में समा गई, जिसका चेहरा भय से भर गया था। एक दबी हुई आवाज के साथ, जो मोशिंग अभी भी जीवित था, पलक झपकते ही गहरे काले राख के ढेर में बदल गया। मो जिंग को पलक झपकते ही मार डालने के बाद, शियाओ यान ने अपना हाथ थपथपाया और धीरे धीरे अपने पैर लुओबू के सामने ले गया, जिसकी अकड़ी हुई पीठ उसकी ओर थी। उसने पसीने से लथपथ चेहरे को देखा और अनजाने में मुस्कुरा दिया। युवक के चेहरे पर मुस्कान देखकर लुओबू का गला थोड़ा सा सूज गया। शियाओ यान ने पहले जो भूतिया गति दिखाई थी, उससे वह कांप उठा था। इस तरह की भयावह गति और ताकत दिखाने के लिए कम से कम 2 वांग स्तर का होना जरूरी था। डवांग, लुओबू ने अपने सामने खड़े युवक के कोमल और सुंदर चेहरे को निहारते हुए कहा। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। 20 साल से भी कम उम्र का डवांग। हाँ, जिस चीज का मैंने पहले जिक्र किया था। जियाओ यान ने अपनी हथेली में मोटी सफेद लौ से खेलते हुए एक और मुस्कान के साथ पूछा। गू, लार निगलते हुए, लुओबू ने अपने माथे पर पसीने की छोटी छोटी ठंडी बूंदों को पोंछा। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई और उसने चतुराई से सूखी आवाज में कहा, मैं आपकी बात मानूंगा। सैंड मर्सिनरी कंपनी उस इलाके में एक कदम भी नहीं रखेगी। संपर्क, सेवा की शर्तें।